बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रोलिंग पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर सोशियोलॉजी के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। साथ में इसके मैं आंसर भी लेके आया हुआ हूं। आपको इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है महासंग्राम की क्लास है, जो कि हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से जितने भी आपके महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इन सभी को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेके आया हुआ हूँ। यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं तैयार किया है, कोई भी जो है एक भी क्लासें नहीं ली हैं, वैसे तो इसकी मैंने सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं। आप चाहे तो जो है सारी इसकी चैप्टर्स क्लासें देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी जो है ले सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास है संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। जितने भी आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम में जो भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं सभी विश्वविद्यालय में, तो इन सभी प्रश्नों को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहा हूं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट ले या फिर एक बार वीडियो ही देख लेंगे तो आसानी से इन सभी प्रश्नों को उत्तर जो अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दूंगा, जिससे अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। पेपर आपको यहाँ से देख लेना है। पेपर का आपका जो नेम है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, ठीक है। और जितने भी अदर आपके स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, तो यदि आपको क्वेश्चन आपको देखना है तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम महासंग्राम क्लास के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर है तो एक क्वेश्चन इसमें आपका कॉमन बन जाता है कि समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो ये क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता ही है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र जो है समाज का ही विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का ही विज्ञान है। और यह जो एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का ही विज्ञान है। और यह जो है एक नवीन जो है सामाजिक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मानव समाज और सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। मतलब जो है इस विज्ञान के द्वारा हम जो मानव समाज है, ठीक है, मानव समाज या जो मनुष्य जो रहता है समाज में, उसका जो जीवन है, ठीक है, कैसा है, तो उसका हम वैज्ञानिक पद्धति से जब अध्ययन करते हैं, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। शाब्दिक अर्थों की दृष्टि से हम देखें तो समाजशास्त्र जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो समाजशास्त्र जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है समाज प्लस जो है शास्त्र, मतलब जो है सोसाइटी प्लस साइंस है, जो कि समाजशास्त्र का जो निर्माण होता है। समाजशास्त्र के यदि हम सोशियोलॉजी जो शब्द है इसके यदि हम अंग्रेजी भाषा में इसकी बात करें, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, तो सोशियोलॉजी जो शब्द है इंग्लिश का, ये जो है जो कि लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि सोशियस प्लस लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है साइंस, ठीक, मतलब जो है समाज का विज्ञान या फिर साइंस मतलब अध्ययन। तो इस तरह हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थों में कि समाजशास्त्र का अर्थ है कि मानव समाज के संबंधी जो सामाजिक संबंध है इसके व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है समाज का, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। मतलब जो है समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र जो है जो कि मानव समाज या फिर जो है जो सामाजिक जीवन है मनुष्य का, उसका जब हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतनी जो है, आपको इसकी डिफिनेशन आपको लिखना है। और भी बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कि समाजशास्त्र की परिभाषा को अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, बताने का प्रयास किया है, तो इनकी हम परिभाषाओं को भी आप लोग के समक्ष रखेंगे। जैसे कि यहाँ से भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का जो है व्यवस्थित अध्ययन करता है। अब सामाजिक संबंधों का मतलब यह होता है जैसे कि समाज में जो है बहुत सारे जो लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है, इन सभी का जो है अध्ययन है। और जो है सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को आवश्यक माना गया है। वस्तुतः समाजशास्त्र की वास्तविक जो है विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। यहाँ से भी गिडिंग्स महोदय ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और उसकी व्याख्या, मतलब जो है गिडिंग्स से लिखते हैं, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक समग्र रूप है, समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन है। मतलब समाज का जो व्यवस्थित वर्णन है, जैसे कि उसमें समाज रहता है, किस प्रकार रहता है, किस प्रकार जो है खाना खाता है, किस प्रकार के कपड़े पहनता है, और लोगों के साथ उसका क्या उठना बैठना, क्या उसका व्यवहार है, तो इन सभी का एक समग्र कह सकते हो व्यवहार है, व्यवस्थित वर्णन है, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं।
अगली परिभाषा हमारे जो कि मैकरम पेज महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक है, और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। मतलब जो है सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। इनकी परिभाषा हमने बहुत सारे जो है पढ़ा भी होगा इससे पहले भी। ठीक है, तो स्पष्टता जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंधों, उनके स्वरूप एवं जो है कार्य घटनाओं का जो है वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब जो है सामाजिक संबंध क्या है, मानवीय जो संबंध है मनुष्य के, ठीक है, उनका जो स्वरूप है, मनुष्य जो कार्य करता है, जो घटनाएं होती हैं, तो इन सभी का जब हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिख देना है। यदि हम इसकी प्राकृत की बात करें, क्योंकि समाजशास्त्र आपको देखने में एकदम छोटा सा शब्द लग रहा होगा कि समाजशास्त्र, ठीक है, तो समाजशास्त्र वैसे जैसे कि हम बात कर ले एक फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप जो है घर बनाते हो, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें जो है चीज़ों का जो है कह सकते हो आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ईंटें की, बालू की, मोरंग की, तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। साथ में एक मिस्त्री की भी आवश्यकता पड़ती है, लेबर भी लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार समाज का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता है। समाज में बहुत सारे आपके कह सकते हो जो कि समाज का जो निर्माण होता है ऐसे नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे आपके समूह होते हैं, संस्था होती है, बहुत सारे वर्ग होते हैं। तो इस तरह से समाज का जो है निर्माण होता है। अब इसकी जब हम प्राकृत को देखेंगे तो वहाँ से आपको स्पष्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समिति क्या है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि समिति किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी जो है समझ लीजिएगा। तो जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर, ठीक है, जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर संगठित रूप से सोच विचार कर एक या कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक संगठन को जन्म देते हैं, तो उस समूह को हम संगठन या जो है समिति कहते हैं। मतलब जो है जैसे कि कोई उद्देश्य है, कोई उसकी पूर्ति करना है, तो आप उसको अकेले तो कर नहीं पाओगे, तो आप जो दो चार लोगों को और बुला लो, काफ़ी जो है कह सकते हो समूह बना लो, ठीक है, यानी एक ही विचार वाले, उसी विचारधारा के, ठीक है, जब एक समूह बनाकर उस कार्य को करते हो, उसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब एक संगठित होकर कार्य करते हो, तो उस समूह को हम समिति कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा मैकरम पेज ही लिखते हैं, बहुत ही सुंदर सी परिभाषा। ये कहते हैं कि सामान्य रूप से किसी जो है एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित जो संगठन होता है, ठीक है, किसी हित की पूर्ति के लिए किसी कार्य को आपको करना है, तो उसकी कार्य को करने के लिए, उसकी हितों की पूर्ति के लिए जब कोई आप संगठन बनाते हो कोई कार्य करने के लिए, तो ये जो संगठन होता है इसी को हम समिति कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपके आंदोलन होते हैं, तो एक व्यक्ति आंदोलन तो कर नहीं पाता है, जैसे कि किसान आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं। तो ये जो आंदोलन करते तो इसमें बहुत सारे लोग संगठित होते हैं। तो जब बहुत सारे लोग अपने कह सकते हो अपने हितों के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए जब संगठित होते हैं, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, तो ये जो संगठित जो प्रयास होता है, जब लोग संगठित होते हैं, तो ये जो संगठित समूह होता है इसी को हम समिति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतनी आपको लिखना है। बोगार्ट्स महोदय जी लिखते हैं अपने शब्दों में, कहते हैं कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का जो है मिलकर कार्य करना है। मतलब जो है किसी जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का जब मिलकर जब कार्य करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं समिति कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा बोगार्ट्स जी भी लिखते हैं। तो इनकी परिभाषा आपको रटना नहीं है, केवल आपको जो है एक बार देख लेना है, आप आसानी से लिख सकते हो। तो समिति क्या है, लोगों का जो है कह सकते हो उनकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब लोगों का मिलकर जब कार्य किया करते हैं, लोग आपस में मिलकर, इसी को हम समिति कहते हैं। अगली भी परिभाषा है संस्कृत किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी यहाँ से हम समझेंगे। संस्कृत का जो अर्थ होता है मनुष्य के द्वारा सीखे गए जो उनके व्यवहार होते हैं, जो विश्वास होता है, जो उनके मूल्य होते हैं, जो रीति रिवाज होता है, उन सभी का जो समग्र ज्ञान होता है, इसी को हम संस्कृत कहते हैं। यहाँ से भी वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृत को समाज के धरोहर और सामाजिक विरासत जो है माना गया है। समाज के द्वारा निर्मित जो है भौतिक और अभौतिक, मतलब जो है समाज के द्वारा जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो अभौतिक हैं, दोनों पक्षों को संस्कृत में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट वीर स्टीड जी लिखते हैं, कहते हैं कि संस्कृत वह जो है संपूर्ण जटिलता है जिसमें जो है वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम जो है विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते, ठीक है, अपने हम पास रखते हैं। इसी को हम संस्कृत कहते हैं, इसी को हम कल्चर कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इतनी आपको लिख देना है। यहाँ से और भी बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, जैसे कि बोगार्ट्स महोदय ये लिखते हैं, कहते हैं किसी जो है संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त जो विधि है
उसी को हम संस्कृत कहते हैं। बोगार्ट्स महोदय का भी कहना है कि संस्कृत जो होती है किसी समूह के जो कार्य करने और सीखने की जो समस्त विधियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक समाज की, हर एक जो है धर्म की अपनी कल्चर होती है, अपनी संस्कृत होती है। तो संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने और सीखने की समस्त जो विधियां हैं उसी को हम संस्कृत कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि मालिनोवस्की जी लिखते कहते हैं कि संस्कृत जो है मानव का हस्त उद्योग है। संस्कृत क्या है? मनुष्य का हस्त उद्योग है, मतलब हाथों का उद्योग है, और वह जो है साधन है जिससे वह जो है अपने साध्यों को जो है प्राप्त करता है, ठीक है, अपने जो है कार्यों के, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इसी को हम संस्कृत कहते हैं। तो इतना आपको इनके बारे में आपको लिखना है। अगली परिभाषा फिर है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? ये आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो हम हर एक क्वेश्चन को बारीकी से इसमें रखे हुए हैं। हमारी क्लास महासंग्राम की क्लास है, थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर मैं कह सकता हूँ कि 90% पेपर आपका गारंटी लेता हूँ किसी सबका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, धर्म क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो धर्म का जो आधार है वो है विश्वास। धर्म का जो आधार है इसका वो है विश्वास। धर्म जो है अलौकिक शक्ति से संबंध क्रियाओं और विश्वास का नाम है। तो धर्म का जो आधार ही विश्वास है, तो धर्म अलौकिक शक्ति से जो संबंध जो क्रियाएं होती है, ठीक है, तो विश्वासों का नाम ही है। अगली यहाँ से परिभाषा धर्म की आग बर्नआउट जो है, जो कि निमकाफ जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि धर्म जो है मानव परिशक्तियों के प्रति अभिवृत्ति है। अगली परिभाषा भी लिखते हैं जो कि मालिनोवस्की कहते हैं कि धर्म क्रिया एक विधि है और जो है साथ ही क्रियाओं की एक व्यवस्था है, और धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तित्व अनुभव भी है। इसी को हम धर्म कहते हैं। वैसे तो हम धर्म के बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बात करें तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, ठीक है, फिर बनाए रखना। तो यह जो है उन नैतिक सिद्धांत जो कर्तव्य है हमारे, ठीक है, जो हमारे विश्वास का एक समूह है, जो एक व्यक्ति या समाज को सही मार्ग पर चलने और जो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में जो है मदद करती है। मतलब जो है धर्म क्या है? धर्म जो है, धर्म का मतलब होता है धारण करना, जो कि धा धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करना, जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे उसको कहते हैं धर्म, ठीक है। तो धर्म का मतलब होता है जो कर्तव्य होते हैं, ठीक है, अपने जो कि समाज के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, आप जो जन्म लिए आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है। जो विश्वास होता है, विश्वास का जो समूह होता है, जो एक व्यक्ति, ठीक है, समाज को सही मार्ग पर चलने, तो धर्म का मतलब होता है एक व्यक्ति को सही समाज में चलने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, जैसे कि उनका कर्तव्य क्या है, ठीक है, लोगों से कैसा व्यवहार करे और उनका जो है लोगों के प्रति उनका विश्वास करें। तो एक व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए धर्म ही जो है कह सकते हो एक प्रेरणादायक स्रोत है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति है समाज को जो है सही मार्ग पर जो है चलने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में जो है मदद करती है। धर्म के तहत जो है पवित्र और अलौकिक जो है शक्तियों में विश्वास, प्रथाएं, मान्यताएं, जीवन में के आध्यात्मिक जो है पहलुओं से जुड़े सिद्धांत भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। और भी यहाँ से अगली परिभाषा जो कि एडवर्ड टायल जी लिखते हैं, कहते हैं कि आध्यात्मिक सत्याओं में विश्वास ही धर्म है। मतलब जो है आध्यात्मिक जो सत्या है, जो स्पिरिचुअल जो आपकी जो सत्ता होती है, ठीक है, इसमें जो विश्वास होता है वही धर्म है। धर्म की अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा के द्वारा की जाती है। मतलब धर्म की जो अभिव्यक्ति की जाती है पूजा आराधना के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अगला भी इसमें क्वेश्चन की बहुलवाद क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा कि बहुलवाद क्या है। बहुलवाद जो है किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक व्यवस्थाओं अथवा जो उप व्यवस्थाओं की मौजूदगी को जो हम बहुलवाद कहते हैं। मतलब जो है समाज में, ठीक है, जो समाज होता है, ठीक है, इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, इसके अनेक जो व्यवस्थाएं होती हैं और इनकी जो अथवा जो उप व्यवस्थाएं होती हैं, इनकी जो मौजूदगी होती है, ठीक है, इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। इसमें जो है सामाजिक, सांस्कृतिक दोनों प्रकार की बहुलताओं का समावेश हो सकता है। इस आधार पर किसी राष्ट्र अथवा राज्य जो है, राज्य की जो है कल्पना की जा सकती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है। फिर इसमें अगला जो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम समझ लीजिएगा। वैसे तो बहुलवाद के हम बहुत ही शब्द में थोड़ा सा और हम बात करें, बहुलवाद क्या है अपने शब्दों में कहें तो बहुलवाद जो है विविधता को पहचानना, उसका मूल्यांकन करना, उसका सम्मान करना, ठीक है, इसी को बहुलवाद कहते हैं। जैसे कि बहुलवाद अब ऐसे भी कह सकते हो कि यह जो है भावी पीढ़ियों की सुरक्षा, शांति
और समृद्धि के लिए अत्यंत जो है आवश्यक है, फिर भी विविधता के साथ सकारात्मक रूप से जीना जो है चुनौतीपूर्ण है। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसी स्थिति है बहुलवाद जिसमें विभिन्न जो है सामाजिक, धार्मिक, नस्लीय, सांस्कृतिक समूह के जो है लोग एक साथ समाज में सह अस्तित्व में रहते हैं। मतलब जो है समाज में एक जो कि सभी लोग, धर्मों के लोग, सभी समूह के लोग एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं और उनकी अलग अलग परंपराएं होती हैं, रुचियां बनी रहती हैं। इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम यहाँ से अगली इसकी परिभाषाओं को देखेंगे कि समाजशास्त्र की प्राकृत क्या है। समाजशास्त्र की प्राकृत क्या है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो यहाँ से बीर स्टेड ने जो है समाजशास्त्र की प्राकृत के संदर्भ में जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है वे कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि समाजशास्त्र एक जो है समाज का विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। मतलब देखो समाजशास्त्र जो है समाज का ही विज्ञान है, जाहिर सी बात है, तो प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। दूसरी भी इसकी विशेषता है कि समाजशास्त्र एक जो है वास्तविक विज्ञान है, जो कि आदर्शात्मक जो है विज्ञान नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो इसकी विशेषताएं हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। समाजशास्त्र एक जो है विशुद्ध विज्ञान है, यह जो है व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। फिर है समाजशास्त्र एक जो है अमूर्त विज्ञान है, यह जो है मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक जो है सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र तार्किक एवं जो है अनुभव सिद्ध विज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार रॉबर्ट बीर स्टोड के अनुसार समाजशास्त्र एक वास्तविक, सामाजिक, विशुद्ध, अमूर्त और तार्किक, अनुभव सिद्ध तथा जो है सामान्य विज्ञान है। ठीक है, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्राकृत के बारे में को लिख देना है। आप बनाकर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति की जब बात आती है, परिस्थिति किसे कहते हैं, यदि हम बहुत ही कम शब्दों में बात करें, एकदम सरल शब्दों में, तो जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति जिसको हम स्टेटस कहते हैं। स्थिति मतलब स्थिति या परिस्थिति दोनों एक ही चीज़ है करीब करीब। तो स्टेटस का मतलब होता है आपकी स्थिति क्या है समाज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका समाज में स्थिति क्या है। बहुत सारे डॉक्टर हैं तो उनका समाज में डॉक्टर का उनका पद है। बहुत सारे गरीब हैं, गरीब का मतलब होता है कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो उनका पद समाज में क्या है। तो जो पद होता है, जो स्थिति होती है, उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, यह सब समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि परिस्थिति जो है व्यक्ति के समूह अथवा जो है समाज के पद का सूचक है। मतलब जो है परिस्थिति जो है व्यक्ति के जो समूह है अथवा जो है समाज में जो पद का सूचक है। मतलब व्यक्ति का समाज में क्या पद है, ठीक है, जो उसको इंडिकेट करता है। जैसे कुछ लोग डॉक्टर होंगे, कुछ लोग इंजीनियर होंगे, कुछ जो है कह सकते हो सिपाही होंगे, तो उनका समाज में पद क्या है, तो इसी को हम परिस्थिति कहते हैं। या पद या तो व्यक्ति को समाज के द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है, या फिर व्यक्ति जो है स्वतः अपनी योग्यता के द्वारा जो है प्राप्त करता है। मतलब जो है कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग बड़े घर में पैदा हो गए तो बड़े घर के कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार अपना पद बनाते हैं। जैसे कि कोई गरीब था, अपनी मेहनत से, लगन से काफ़ी मेहनत किया, उसने जॉब हासिल कर ली सरकारी, तो उसका पद जो है समाज में ऊंचा हो गया। तो परिस्थिति जो है व्यक्ति को समाज के द्वारा भी जो है प्राप्त होती है, और व्यक्ति जो अपनी योग्यता से भी प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ से इसी के संबंध में यहाँ से लिंटन महोदय जी लिखते हैं, कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त है, उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति जो है कहा जाता है। मतलब जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को एक समय में, ठीक है, विशेष जो स्थान प्राप्त है समाज में, उसका स्टेटस क्या है समाज में, क्या उसका पद है, ठीक है, बड़े घर का है या फिर अमीर घर का है, फिर जो है कैसा उसका स्थिति है, नौकर वाला है फिर नौकरी नहीं करता है, तो उसका स्टेटस क्या है, स्टूडेंट है या फिर टीचर है, फिर जो है अन्य कोई कर्मचारी है, तो समाज में उसका पद क्या है, इसी को हम परिस्थिति कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से भी आग बर्न और जो है निमकॉफ जी लिखते हैं, कहते हैं कि समूह में या दूसरे के संबंध में जो है कर्म एक व्यक्ति का जो स्थान है वही उसकी सामाजिक स्थिति कहलाती है। मतलब जो है समाज में एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति, ठीक है, उनका जो है के संबंध में क्या उनका कर्म क्या है समाज में, इसी को हम परिस्थिति कहते हैं। अगली परिभाषा रॉबर्ट बीरस्टीड लिखते हैं, कहते हैं कि सामाजिक जो समाज है ये सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ये कहते हैं कि समाज जो है सामाजिक परिस्थितियों का जो है जाल है। फिर हम यहाँ से चलेगा, यहाँ से फिर आपका अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य जो है क्या संबंध है, इसको हम देखेंगे। आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका जो है रिपीट भी हुआ है,
कि समाजशास्त्र का जो अन्य विज्ञान है उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो चाहे इतिहास के मध्य इसका संबंध पूछ ले, या फिर राजनीति शास्त्र के मध्य पूछ ले, या फिर मनोविज्ञान के मध्य पूछ ले संबंध। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है एग्जाम में, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो इतिहास और समाजशास्त्र के बीच यदि हम मध्य संबंध की बात करें, तो इतिहास वैसे तो अतीत की घटनाओं का जो है वर्णन करता है। इतिहास क्या है? अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसी का वर्णन करता है, ठीक है। जबकि समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान समाज की जो संरचना है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, मनुष्य के जो व्यवहार है मानव के, ठीक है, इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन जो है करता है, ठीक है। दोनों जो है विषय एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इतिहास जो है वर्तमान को आकार देने वाली जो घटनाएं हैं इसका संदर्भ जो प्रदान करता है, जबकि समाजशास्त्र ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं इसके सामाजिक कारकों और इसके परिणामों को समझने में जो है मदद करता है। तो यही इसके बीच में संबंध है। इसमें यही चीज़ लिखा भी हुआ है कि इतिहास जो है भूतकालीन समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र जो है वर्तमान का इतिहास है। वर्तमान समय में समाजशास्त्र इतिहास जो एक दूसरे के समीप आते जा रहे हैं। इनके बीच कुछ कह सकते हो संबंध स्पष्ट है, जैसे कि समाजशास्त्र को ऐतिहासिक विवेचना से बहुत जो है सहायता मिलती है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक जो है संगठित बनाने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। फिर है परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृति, लोकाचार, प्रथाएं आदि का ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही उनके जो है वर्तमान रूपरेखा को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। उसके बाद है समाजशास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। मतलब जो है समाजशास्त्र का जो अध्ययन है इसमें जो ऐतिहासिक पद्धति है इसको एक महत्वपूर्ण माना जाता है इसके अध्ययन में। फिर है अतीत वर्तमान को समझने की कुंजी है। मतलब जो है कह सकते हो अतीत वर्तमान को समझने की कुंजी है, ठीक है। कौन कुंजी है? इतिहास है, ठीक है, क्योंकि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको समझने की कुंजी है। इसी आधार पर हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का जो है समाजशास्त्र कहा है और समाजशास्त्र को वर्तमान का समाज जो है इतिहास कहा है। तो इस तरह से इसके बीच संबंध आपको लिखना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है कि सहयोग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा, चाहे शॉर्ट नोट में आए या फिर जो है आपके लॉग में क्वेश्चन आपका फंसे। सहयोग किसे कहते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा, इसकी जो विशेषता भी एग्जाम में काफ़ी बार जो है पूछा गया है। तो सहयोग देख लीजिएगा। वैसे तो सहयोग की हम बहुत ही अपने शब्दों में हम बात करें कि सहयोग है क्या। सहयोग का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। जैसे कि हम कहें कि सहयोग जो है तब होता है जब लोग किसी कार्य को पूरा करने या फिर जो है किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है, इसी को हम सहयोग करते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे जो है किसी भी कार्यस्थल या फिर जो है किसी भी क्षेत्र में जो है लागू किया जा सकता है, जो नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण में जो है समान भागीदारी और क्षमता को जो है प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख सकते हो। इसमें वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। जो सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती है इसमें जो सहयोग है इसका काफ़ी स्थान जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहयोग जो है सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है। इसके अभाव से सामाजिक जीवन जो है और सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि बिना सहयोग से ना तो जो है सामाजिक जीवन की जो है कल्पना की जा सकती है, ना ही जो है सामूहिक जीवन का, और ना ही समाज और राष्ट्र की। क्योंकि सहयोग जब नहीं होगा, एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा, एक दूसरे के साथ मदद नहीं करेंगे, तो ना तो राष्ट्र जो है उन्नत कर पाएगा, ना ही समाज जो उन्नति कर पाएगा, ठीक है। और जो है सहयोग के द्वारा ही व्यक्ति जो है अपनी सभी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर सकता है। मतलब जो है मनुष्य जो है सहयोग के माध्यम से ही अपनी सारी की सारी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकता है। और बिना सहयोग के देश तथा समाज उन्नति नहीं कर सकता। मतलब जो बिना सहयोग के न तो देश उन्नति कर सकता है, ना ही समाज उन्नति कर सकता है। सहयोग को हम पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समान रूप से देख सकते हैं। सहयोग का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन जी लिखते हैं, कहते हैं सहयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या जो है किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो निरंतर जो प्रयास होता है, जो प्रयत्न होता है, इसी को हम सहयोग कहते हैं। इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। ये कहते हैं कि सहयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, इनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है या फिर कोई मान लो इनकी कोई इच्छा है, उस इच्छा की उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई मिलजुल कर जो कार्य करते हैं, तो इसी को हम सहयोग कहते हैं। सहयोग का मतलब ही होता है कि मिलजुल कर किसी कार्य को जो है पूरा करना, ठीक है।
या फिर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना, इसी को हम सहयोग कहते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। अगली परिभाषा फिर है कि सातवीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो है काफ़ी विश्वविद्यालय में पिछले साल क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो सातवीकरण को भी आप समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, सातवीकरण क्या है? सातवीकरण जो है सहयोग और व्यवस्थापन की तरह एक जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब जो है सातवीकरण भी जैसे कि जो सहयोग होता है, जो व्यवस्थापन है, उसी के प्रकार एक सामाजिक ये भी एक प्रक्रिया है। इसे हम आत्मीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध किसी भी चीज़ को आत्म से स्वीकार कर लेने से, मतलब जो है किसी भी चीज़ को अंदर आत्मा से स्वीकार कर लेना, इसी को हम आत्मीकरण कहते हैं। और सातवीकरण जो है ये व्यक्तित्व भिन्नता को एक रूपता में परिवर्तित करने वाले विभिन्न सामाजिक प्रक्रिया है। सातवीकरण की प्रक्रिया जो है अस्थायी और आंतरिक जो है होती है। इस प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक हितों की जो है पूर्ति करना है। शाब्दिक शब्दों की दृष्टि से यदि जो है देखा जाए तो सातवीकरण का जो अर्थ है किसी गुण अथवा जो है विशेषताओं को अपने में आत्मसात कर लेना। मतलब जो है कोई विशेषता है, कोई गुण है अच्छे, तो अपने आप में उनको उतार लेना, अंदर आत्मा में उतार लेना। ठीक है, इसी को हम सातवीकरण कहते हैं। ठीक, आत्मसात कर लेना। फिर यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र और राजनीति जो शास्त्र है, इसके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या इसके बीच में अंतर है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो समाजशास्त्र जो है, ठीक है, और जो इतिहास है, जो कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, और राजनीति शास्त्र क्या है, इसमें जैसे कि जो सत्ता होती है इसका इसमें अध्ययन किया जाता है, पॉलिटिकल लीडर जितने भी होते हैं। तो यहाँ से इसके बीच में हम संबंध देखेंगे। तो राजनीति शास्त्र जो है वह विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ है राज्य का, उसकी विशेषता क्या है, राज्य का संगठन कैसे है, सरकार की प्रणाली क्या है, कैसे शासन प्रणाली है, उससे संबंधित जो समितियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके जो कार्य हैं, इन सभी का अध्ययन हम समाज जो है राजनीति शास्त्र में करते हैं। ये सभी संस्थाएं जो है समाज का अंग हैं, और इसी कारण समाज शास्त्र और राजनीति जो शास्त्र है इसके बीच में काफ़ी जो है संबंध है। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि जो राजनीति शास्त्र है इसमें जो राज्य की उत्पत्ति जो होती है कैसे हुई है, इसका विकास कैसे हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, राज्य का संगठन कैसे हुआ है, जो शासन प्रणाली है, ठीक है, और जो संस्थाएं हैं उनके कार्य का जो अध्ययन इसमें हम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, ठीक, चाहे राज्य हो या फिर विकास हो या फिर संस्था हो या फिर उसके कार्य हो, तो ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज का ही अंग है। ठीक है, किसका अंग है? समाज का ही एक अंग है। इसी कारण जो है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में जो है घनिष्ठ संबंध है। राजनीति शास्त्र को एक विशेष सामाजिक विज्ञान कहते हैं। इसका संबंध संपूर्ण सामाजिक जीवन के राजनीतिक भाग से होता है। समाजशास्त्र जो है राजनीतिक संस्थाओं को अपने मूल्यों तथा आदर्शों का ज्ञान कराता है। राजनीतिक जो है संस्थाओं पर भी जो है सामाजिक जीवन का प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र के बिना, ठीक है, आशस्त तथा जो है समाजशास्त्र जो है ये राजनीति शास्त्र के जो है अभाव में जो है अधूरा, मतलब जो है एक दूसरे जो है कि बिना ये दोनों जो है अधूरे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे। तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब होता है जो मन का जो व्यवहार होता है, मतलब उसका बिहेवियर क्या है, दूसरे के बारे में उसकी जो है सोचने की क्षमता क्या है, उसका व्यवहार क्या है दूसरे के प्रति, तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन जो है मनोविज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में भी घनिष्ठ संबंध है। कैसे है? जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान में हम जो है युद्ध मनोविज्ञान समूह जो है मस्तिष्क, भीड़ व्यवहार, फैशन, पूर्वधारण, जनमत, समाजीकरण और जो है प्रचार आदि का जो है अध्ययन करते हैं हम मनोविज्ञान में। समाजशास्त्र में जो है युद्ध को एक सामाजिक जो है प्रक्रिया जो है मानता है। प्रचार, जनमत, भीड़ व्यवहार आदि जो है सामाजिक विषय है, मतलब समाज के ही विषय हैं। ठीक है, जैसे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में हम जैसे कि युद्ध विज्ञान, ठीक है, मतलब जो है उसके जो है मस्तिष्क में जो क्रियाएं चलती हैं इसी को युद्ध विज्ञान कहा गया है। और जो समूह मस्तिष्क है, जो भीड़ व्यवहार है, जो उसका फैशन है, पूर्वधारण है, जो जनमत है, जो समाजीकरण है, जो उसका पूर्वाग्रह है, तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज का ही अंग है। इसीलिए इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरह से इनके बीच में आपको जो है लिख देना है संबंध। अगली परिभाषा है कि समाज किसे कहते हैं। समाज का अर्थ, इसकी परिभाषा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा, तो इसकी भी हम परिभाषाओं को यहाँ से हम समझेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, तो समाजशास्त्र में
व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध हैं उसी का जो व्यवस्थित स्वरूप है उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र में जो समाज का मतलब यह होता है जैसे कि व्यक्तियों के मध्य जो पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध है, ठीक है, तो उसका जो व्यवस्थित स्वरूप है इसी को हम समाज जो है समाज कहते हैं। अभी आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे कि समाज जो है लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहने, काम करने के लिए सहमत होते हैं और मानवीय जो क्रियाकलाप है जैसे कि आचरण और सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह, ये सब चीज़ें जो है करते हैं, इसी को हम समाज कहते हैं। यह एक ऐसी जो है अधिक समुदायों से मिलकर जो है बना एक बड़ा समूह है जो एक ही भौगोलिक सामाजिक क्षेत्र में जो है साझा करता है, फिर रहता है और जो अक्सर समान सांस्कृतिक और अपेक्षाओं कानून के अधीन होता है, इसी को हम कहते हैं समाज कहते हैं। समाज का मतलब होता है समाज का निर्माण, कई सारी चीज़ों से इसका निर्माण होता है। जैसे कि किसी घर को बनवाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि उसमें देखा जाए तो ईंट हो गया, बालू, सीमेंट, ठीक है, लेबर वगैरह। तो ठीक उसी प्रकार समाज का भी निर्माण ऐसे नहीं होता है, उसमें व्यक्ति होता है, उनके मध्य जो क्रियाएं होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, तो इन सभी कहीं ना कहीं देखा जाए राज्य होता है, भू स्थान होता है, निश्चित स्थान होता है, तो इन सभी का व्यवस्थित जो अध्ययन होता है समाज का, ठीक है, समाजशास्त्र, इसी को हम कहते हैं समाज, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं क्योंकि अपने अपने शब्द में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। जैसे कि गेडिक्स महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि जो समाज है ये जो है समाज जो है स्वयं एक संघ है। समाज क्या है? स्वयं एक जो है यूनियन है, एक संघ है, या जो है एक संगठन है और जो है व्यवहारों को का एक योग है। मतलब जो ये कहते हैं कि समाज क्या है? स्वयं में एक संघ है या फिर एक संगठन है और व्यवहारों का एक योग भी है, जिससे जो है सहयोग देने वाले एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब सहयोग देने वाले जो कि समाज में जो लोग रहते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसी के द्वारा जो है व्यवहारों के द्वारा सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तो यही जो है समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज में व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है मित्रता से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, तो इसी के द्वारा समाज का निर्माण होता है। अगली परिभाषा माइकल पेज जी लिखते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक समाज, ठीक है, समाज जो है प्रत्येक प्रकार एवं जो है प्रत्येक क्रम में उन जो है संबंधों का समावेश करता है जो मनुष्य द्वारा दूसरे सामाजिक प्रणाली से परस्पर जो है स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो है अब ऐसा कह सकते हैं कि समाज जो है प्रत्येक प्रकार, ठीक है, प्रत्येक प्रकार एवं जो है प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश करता है। मतलब जो जो कह सकते हो समाज जो है उन सभी जो है क्रम का जो है संबंधों का समावेश करता है, अध्ययन करता है, जो मनुष्यों के द्वारा दूसरे सामाजिक जो प्रणाली से परस्पर स्थापित किए जाते हैं, जो दूसरों के बीच जो संबंध होता है, इसी के द्वारा समाज का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में हम बात करें तो समाज जो है उन लोगों का समूह है। समाज क्या है? उन लोगों का समूह है जो एक साथ रहते हैं, काम करने के लिए सहमत होते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, इसी को हम समाज कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अभी अगली परिभाषा हम बात करें तो समाज जो है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक वृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, इसी को हम समाज कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसकी बहुत सारी विशेषता हैं, जैसे कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि समाज में जो है जो समाज में जो व्यक्ति रहते हैं इनके बीच में रिलेशन होता है, इसी का जो कह सकते हो संबंध है लोगों के बीच में एक दूसरे के मध्य, इसी का जो जाल है यही होता है समाजशास्त्र। फिर है संबंधों के अनुभूत से ही जो है समाज का जन्म होता है। मतलब संबंध से ही जो है समाज का जन्म होता है, ठीक है। फिर है प्रत्येक समाज में समानता अवश्य जो है पाई जाती है। तो प्रत्येक समाज चाहे कोई भी हो उसमें समानता सभी में पाई जाती है। समाज में सहयोग संघर्ष दोनों पाया जाता है। तो समाज जो होगा, जाहिर सी बात है, समाज में लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, कंपटीशन भी रहता है, संघर्ष भी पाया जाता है। फिर है प्रत्येक समाज की अपनी जो है संस्कृति होती है। देखो हर एक धर्म की, हर एक कह सकते हो वर्ग की अपनी एक कल्चर होती है, अपनी एक पद्धति होती है, क्योंकि सभी धर्म के लोग अपने पूजा आराधना करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ का पहनावा क्या है, कुछ का खाना पीना क्या है। तो इस तरह की सभी समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी कल्चर होती है। फिर है प्रत्येक समाज जो है संगठन और विघटन का जो है संकुल होता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक समाज जो है का संगठन होता है,
ठीक है, एवं जो विघटन का संकुल होता है। एक समाज एक जो सार्वभौमिक अवधारणा है। समाज क्या है? एक सार्वभौमिक अवधारणा है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से देखेंगे कि समाज के जो प्राथमिक समूह है, जो द्वितीयक समूह है, ये किसे कहते हैं, इनको हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम कूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने घनिष्ठ संबंध और जो है सहयोग से है। वे अनेक जो है दृष्टिकोणों में जो है प्राथमिक, परंतु जो है मुख्यतः इस कारण से कि वे व्यक्ति को सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का जो है निर्माण करने में मौलिक है, जैसे कि परोपकार, स्थायी जो है पड़ोसी, क्रीड़ा समूह, इस तरह से आपके हो सकते हैं। तो प्राथमिक समूह का मतलब होता है जैसे कि इसमें क्रीड़ा समूह जो होता है, जैसे कि खेल खेलने आप जाते हैं तो इसमें सभी फ्रेंड रहते हैं, तो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं आप, ठीक है। तो जो व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे कि आपके रिश्तेदार होते हैं तो आपके साथ उनका उठना बैठना कह सकते हो आवाजाही रहता है उनके घर पे, तो ये होता है प्राथमिक समूह, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आपके जो स्थायी पड़ोसी रहते हैं, आपको जानते हैं, आपकी जो है मदद भी करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, तो इनको हम जो है प्राथमिक समूह कहते हैं। अब हम द्वितीयक समूह की बात करें। द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिसमें जो है घनिष्ठता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। घनिष्ठता का मतलब होता है उनके बीच जो घनिष्ठ संबंध है वो उसका जो है अभाव पाया जाता है, ये संबंध नहीं पाया जाता, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। उसमें जो है परोक्ष संबंध होते हैं और इन समूहों का जो है मानव जीवन में जो है दूसरा स्थान है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर ले, जैसे कि कुछ लोगों के बीच में जो है संबंध नहीं होता, जैसे कि आप जो है बीमार हुए, डॉक्टर के पास आप इलाज कराने गए, तो हो सकता है आपके पड़ोस के डॉक्टर आपको जान नहीं हो, यदि आप दूर इलाज कराने गए तो इस तरह का जो संबंध होता है द्वितीयक समूह में आता है, क्योंकि वो डॉक्टर आपको नहीं जान रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो दूर का जो जिसको आप नहीं जान रहे होते हैं, ठीक है, जिसके बीच आप घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, तो इसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। उसी के संबंध में चार्ल्स कूलेज लिखते कहते हैं कि द्वितीयक समूह ऐसे जो है समूह होते हैं जो कि जो है घनिष्ठता रहित हैं, मतलब घनिष्ठता का इसमें नहीं पाई जाती है, और इसमें पराया अधिकतर और प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का अभाव रहता है, इसी को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। फिर यहाँ से कैंसले डेविड जी लिखते कहते हैं कि द्वितीयक समूह का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है। द्वितीयक जो समूह इसका आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो है अपने पास पड़ोस अपने रिश्तेदारों को आप जान रहे हो, समाज बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, अब उनको जान ही नहीं रहे हो, तो द्वितीयक समूह वही है जिसको आप नहीं जान रहे हो, तो इसका आकार बहुत बड़ा है कि इससे जो है कोई भी सदस्य ना तो एक दूसरे से जो है घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, ना ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं। मतलब जो है ऐसा समूह या फिर ऐसे लोग जो एक दूसरे को ना तो घनिष्ठ संपर्क से जान रहे, उनके बीच ना तो कोई संपर्क है, ना ही एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान रहे होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह कहते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह वे हैं जिसमें सदस्यों के बीच अव्यक्तित्व जो है संबंध पाए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जो है जानना आवश्यक नहीं है। ऐसे सदस्यों में जो है शारीरिक निकटता भी जो अनिवार्य नहीं है। इन समूहों में संबंध औपचारिक, विशिष्ट और हस्तांतरणीय होते हैं, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि समुदाय किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि कम्युनिटी किसे कहते हैं। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। तो समुदाय किसे कहते हैं, बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, ठीक है। एक समाज जिसका निवास एक निश्चित भूभाग पर होता, मतलब एक समाज जो कि एक निश्चित भूभाग पर, एक निश्चित जमीन पर रहता है, ठीक है, इसी को हम समुदाय कहते हैं, या फिर समुदाय कहलाता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है ये। अगली परिभाषा यहाँ से मैकेरम पेज जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि किसी स्थान पर एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग न लेकर के सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। मतलब जो है एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समाज जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, एक निश्चित भूभाग पर, एक जमीन पर रहता है, इसी को हम समुदाय कहते हैं। अगली परिभाषा बोगार्ट जी लिखते कहते हैं कि समुदाय एक जो है सामाजिक समूह होता है। समुदाय क्या है, एक सामाजिक समूह है, जाहिर सी बात है, जिसमें जो कुछ मात्रा में हम की भावना हो
जो एक निश्चित स्थान पर रहता हो। जाहिर सी बात सभी का मतलब यही है, जो एक निश्चित स्थान पर रहता हो, निश्चित भूभाग पर रहता हो, इसी को हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, समुदाय की जो है धारणा के तीन तत्व होते हैं। एक होता है इसमें एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, दूसरी है इनके बीच में जो सामुदायिक भावना है, एक दूसरे की मदद करते हैं, और जीवन की इसमें जो है संपूर्णता होती है। अगली परिभाषा है समिति। ठीक है, समिति के दो प्रकार क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो समिति क्या है सबसे पहले जान लीजिएगा इसकी परिभाषा को। तो समिति जो है वह समूह है जो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित होता है। मतलब समिति का मतलब होता है कोई संगठन। तो ऐसा संगठन का जो निर्माण की मान लो हुआ है किसी का, तो किसी न किसी लोगों के हितों के लिए या फिर अनेक लोगों के हितों के लिए जब कोई संगठन का निर्माण होता है, एक संगठित होता है, तो इसी को हम समिति कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से परिवार किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ये बनेगा। परिवार क्या है, परिवार की जब बात आती है तो परिवार का निर्माण कैसे होता है। परिवार में आपके बहुत सारे, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन, आपके दादा दादी, आपके हो सकता है आपकी शादी हुई तो आपके ससुराल वाले हो गए, आपकी बीबी हो गई, आपके अन्य जितने भी सास ससुर हो गए, तो इस तरह से जो है कह सकते हो आपके जो है मामा माई हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, तो परिवार क्या है, परिवार जो है विवाह से परिवार बढ़ता है, जैसे कि शादी होगी तो इससे परिवार बढ़ गया। रक्त संबंधी होते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन रक्त संबंधी होते हैं। आपके विवाह से जैसे संबंध होता है, जैसे कि आपकी वाइफ हो गई, आपके जो है सास ससुर हो गए, साली सरा जितने भी आपके होंगे, तो विवाह से संबंधित का जो है परिवार इससे होता है। ठीक है, तो परिवार क्या है, विवाह रक्त संबंधों अथवा जो है नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का वह छोटा संगठन है जिसमें जो है वैश्विकता, प्राथमिकता, स्थायित्व जैसे गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, इसी को हम परिवार कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा से मैकरम पेज जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि परिवार जो है उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और जो है इतना छोटा और शक्तिशाली है जो है संत के जन्म और पालन पोषण की जो है व्यवस्था करता है। मतलब परिवार क्या है, ये मैकर पेज कहते हैं, ये कहते हैं कि जो है परिवार जो है एक समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित रहता, आधारित है। ठीक है, एक छोटा और शक्तिशाली समूह है, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म से लेकर उसका पालन पोषण की जो व्यवस्था है इसी परिवार में के द्वारा ही संभव होती है। अगली परिभाषा कैंसिल डेविड जो लिखते कहते हैं कि परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें जो है सगोत्रता के संबंध पाए जाते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, इसी को हम परिवार कहते हैं। मतलब एक दूसरे से रक्त संबंधी जो होते हैं इसी को हम परिवार कहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि परिवार क्या है, परिवार जो है रक्त संबंध, विवाह के द्वारा या फिर जो है गोद लेने से जुड़े व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अक्सर एक ही घर में रहते फिर एक दूसरे के साथ जो है उनका संबंध होता है, इसी को हम जो है परिवार कहते हैं। ठीक है, यह जो है मानव समाज की सबसे बुनियादी इकाई है जो सदस्यों की भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक जो है सहारा, सुरक्षा प्रदान करती है। परिवार में आमतौर पर जो है पत्नी और जो है पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी जैसे जो है करीबी रिश्तेदार इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसका दायरा जो है विस्तार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके बारे में आपको लिख देना है। अब जो है परिवार में हो रहे आधुनिक जो परिवर्तन है इसको आपको बताना है। तो बहुत सारे परिवर्तन हैं, जैसे कि परिवार के ढांचे में परिवर्तन, जैसे कि परिवार जो है छोटा आकार, ठीक है, और पुरुष की शक्ति में कमी, माता की शक्ति में वृद्धि, संयुक्त परिवार पर बल, महिलाओं का जो है विस्तृत कार्यक्षेत्र, रूढ़ियों का प्रचलन, ये सब चीजें क्या है, ये आधुनिक जो परिवर्तन का प्रकार है। फिर इसके कह सकते हैं इसको बांटा गया। फिर है परिवार के कार्य क्या है, इनके कार्यों में परिवर्तन क्या है आपको बताना है। ठीक है, परिवार के कार्यों में जो परिवर्तन है, जैसे कि परिवार के सामान्य कार्य जैसे कि भोजन, वस्त्र आदि में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि परिवार में जैसे परिवर्तन, जैसे कि भोजन में परिवर्तन, पहले क्या खाते थे उसमें परिवर्तन आया, वस्त्रों में परिवर्तन आया, पहले का जो है पहनावा कैसा था, आपका पहनावा कैसा है, जीवन साथी के चयन में परिवर्तन, पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन, जो है सहयोग का अभाव, सामाजिक कार्यों में परिवर्तन, धार्मिक कार्यों में परिवर्तन, मनोरंजन में परिवर्तन, और फिर है राज्य द्वारा अनेक कार्यों का ले लिया जाना। ये सभी इसके जो है समाज जो है, जो कि कह सकते हो परिवार के जो कार्य हैं इनके परिवर्तन के, ये सब इसके कार्य हैं। समाज में जो परिवर्तन इसके जो कार्य हैं ये सारे कार्य हैं।
फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार कैसे कहते हैं, जिसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली आपको अधिकतर आपको विलेज में ही मिलेगी, लेकिन अब ज़्यादा जॉइंट फैमिली आपको देखने को नहीं मिल सकती है, कहीं कहीं जो है ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं इसको समझ लीजिएगा। इसकी परिभाषा बहुत ही हम सुंदर से इसमें रखे हुए हैं। संयुक्त परिवार जो है, एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य जो है एक साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी जो संपत्ति है, जैसे कि जो जमीन है, जो अन्य संपत्ति है, वो सामूहिक होती है, उसमें कोई भी बंटवारा नहीं होता है। और वे जो है एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, मतलब एक ही रसोई में खाना बनेगा, सभी लोग खाएंगे, और जो सामूहिक पूंजा है उसमें सभी लोग भाग लेंगे। पारस्पर जो है किसी न किसी रिश्तेदारी व्यवस्था से संबंधित होती हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य जो है पारस्पर अधिकारों व दायित्व को जो है निभाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, संयुक्त परिवार जो है वे परिवार होते हैं जिसमें ना तो किसी जो है जमीन का बंटवारा हुआ हो, ना तो उनकी संपत्ति का जो है बंटवारा हुआ हो, सामूहिक हो, और एक ही रसोई का बना खाना खाते हो, पूजा पद्धति है, सभी लोग उसमें सामूहिक रूप से भाग लेते हो, ठीक है, और एक ही घर में निवास करते हो, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आप इसके बारे में जो है बनाकर भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। फिर है विवाह की परिभाषा क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। विवाह क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो विवाह जो है एक स्थायी जो है सामाजिक संस्था माना जाता है। मतलब जो विवाह क्या है, एक स्थायी संस्था इसको माना जाता है, क्योंकि विवाह के द्वारा ही जो यौन संबंधी जो संतुष्टि है स्त्री पुरुष की, जो जैविकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष को अपनी काम वासना संतुष्ट करने का कानूनी अधिकार जो मिल जाता है। मतलब जो विवाह के द्वारा ही, ठीक है, जो कार्य किए जाते हैं बाद में, ठीक है, चाहे उसके द्वारा संतान उत्पत्ति हो, तो एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि समाज में जो बच्चा होगा उनके द्वारा शादी के बाद उसको जो है कह सकते हो अधिकार होता कानूनी कि उनका ही कह सकते हो बालक है। ठीक है, तो विवाह जो है आप ऐसे भी कह सकते हो कि विवाह के द्वारा जो स्त्री पुरुष की जो काम वासना होती है, जो कि मनुष्य की जैविक आवश्यकता होती है, उसकी संतुष्टि होती है, और साथ ही विवाह के द्वारा जो स्त्री पुरुष को जो अपनी काम वासना उसकी संतुष्टि का कानूनी अधिकार भी मिल जाता है। ठीक है, अब विवाह करना यौन सुख के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त करना है। विवाह करना क्या है, यौन सुख के लिए समाज की स्वीकृति प्रदान करना, इसी को हम विवाह कहते हैं। क्योंकि विवाह के माध्यम से ही समाज का जो है आप कह सकते हो आपको स्वीकृति दे देता है समाज कोई भी कार्य करने की। ठीक है, समाज की नज़र में आप अच्छे हो जाते हो। ठीक है, अगली परिभाषा है से जो कि हमारे विद्वान हैं जो कि लेवी जी, वे लिखते हैं कि विवाह जो है स्पष्टता समाज के द्वारा स्वीकृत उस संगठन को प्रकट करता है जो यौन सुख की संतुष्टि के पश्चात भी रहते हैं। मतलब जो है ऐसा नहीं है कि विवाह केवल यौन संबंध के लिए हुआ है, यौन सुख के लिए हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यौन सुख के बाद भी रहते हैं और इस प्रकार जो है पारिवारिक जीवन का आधार बनते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि विवाह का अर्थ होता है कि सामाजिक और धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त मिलन होता है। आप जो है सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से आपको मान्यता प्राप्त हो जाती है किसी को अपने साथ रखने की। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि किसी को ले आओ अपने घर में रख लो, तो इस समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी भगा के भी लगता था, लेकिन शादी उसको करनी ही पड़ती है, तभी समाज उसको स्वीकार करता है। ठीक है, तो विवाह का है, विवाह जो है एक सामाजिक और धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त मिलन है जो दो लोगों के बीच, उनके परिवार के बीच जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उनको स्थापित करता है। इसी को हम विवाह कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इतनी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। ठीक है, चलेगा। फिर यहाँ से है बाहिर विवाह किसे कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन बनता है कि अंतर विवाह, अंतर विवाह एक होता है बाहिर विवाह। बाहिर का मतलब होता है कोई मान लो आप जो है किसी जो है धर्म के, मान लो हिंदू धर्म के हैं, तो आप जो है किसी दूसरे धर्म से जो है शादी कर लो। फिर जो है आप में धर्म में बहुत सारी जातियां होती हैं, तो अब अपनी जातियों से छोड़कर किसी दूसरी जातियों से जब आप शादी कर लेते हैं तो इसको हम बाहिर विवाह कहते हैं। मतलब दूसरी बाहरी जाति से जब विवाह करना होता है, इसी को हम बाहिर विवाह कहते हैं। अंतर विवाह होता है जब अपनी ही जात में, अपनी ही जो है गोत्र में, ठीक है, अपने जो है कास्ट में जब शादी की जाती है, अपने ही धर्म में जब शादी की जाती है, इसी को हम अंतर विवाह कहते हैं। ठीक है, तो अंतर विवाह और बाहिर विवाह, इन दोनों के बीच में आपको पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ से हम दोनों को फिर से बता दे रहे हैं। बाहिर विवाह जो उस विवाह को कहते हैं जिसमें विवाह गोत्र,
परवर और जो है सपिंड के बाहर किया जाता। मतलब जो है कह सकते हो कि इसमें जो है दूसरे जो है से बाहर किया जाता, अपने जो है गोत्र से बाहर जब शादी की जाती है, अपने कास्ट से जब बाहर शादी की जाती है तो इसी को हम बाहर विवाह कह सकते हैं। ठीक है, जो अंतर विवाह होता है, ठीक है, उसको हम जब अपनी ही जाति में जब विवाह किया जाता है उसको अंतर विवाह कहते हैं। अगली परिभाषा की नातेदारी किसे कहते हैं, नातेदार किसे कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन ये बन सकता है। तो चलेगा, यहाँ से हम इसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ से चर्चा के ले रहे हैं, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो नातेदार क्या है, नातेदार का संबंध प्रारंभ में सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक दूसरे से अलग रहकर सामाजिकता का जो है विकास नहीं हो सकता। मतलब जो है जाहिर सी बात है, समाज में आप रह रहे हो तो एक दूसरे से अलग रहकर समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है सामाजिकता का। तो इसीलिए जो है यही कारण है कि समाज जो है अपने आसपास समाज में अन्य लोगों से अनेक प्रकार से संबंधित होता है और इस संबंध में जो सबसे प्रमुख है वो है विवाह संबंध और रक्त संबंधी जो संबंध है, यही सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हो प्रसिद्ध है, सबसे प्रमुख है। तो एक प्रकार से रक्त संबंधी दूसरों को अपने से भिन्न जो है मानते हैं, या जो है भिन्नता कुछ लोगों को अपने निकट का जो है बनाती है तथा अन्य को अपने से जो है दूर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निकटता एवं जो है दूरी का आभास जो होता है इसी को हम नातेदारी से होता है, नातेदारी के द्वारा ही यह आभास होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि नातेदार क्या है, नातेदार जो है वे व्यक्ति होते हैं जो कि खून से संबंध होते हैं, विवाह से संबंधित होते हैं, क्योंकि नातेदार उसी से उसका तो निर्माण होता है। ठीक है, और इस परिवार इसमें जो है परिवार के सदस्य जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, बेटी बेटा, तो ये भी जो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने विवाह के बाद संबंध बनने वाले जो लोग होते हैं जैसे कि साला, ससुर, फूफा, ठीक है, मौसा, तो ये सभी भी जो है क्या है, नातेदार ही कहलाते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है, चलेगा। फिर है नातेदार की परिभाषा और भी यहाँ से लिखी हुई है, जैसे कि रॉबिन फॉक्स जी लिखते कहते हैं कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। या स्वजन जो है चाहे वास्तविक हो या फिर कल्पित हो या फिर समान रक्त वाले हो, ठीक है, इसी को हम नातेदार कहते हैं। ठीक है, नातेदार का तात्पर्य हो स्वजनों के मध्य, मतलब जो इंसान है उनके मध्य जो होने वाले जो संबंध होता है, ठीक है, यह संबंध चाहे कल्पित हो या फिर रक्त संबंध हो या फिर विवाह के द्वारा संबंध स्थापित हुआ हो, तो सभी के सभी नातेदार ही कहलाते हैं। ठीक है, अगली भी परिभाषा इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। मानव के द्वारा आदिकाल से जो है ज्ञान का संचय किया जा रहा है। प्रत्येक नई जो है पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के द्वारा कुछ ज्ञान संचय सामाजिक विरासत से में जो है प्राप्त होता है और कुछ वह जो है स्वयं अर्जित करता है। मतलब जो है कुछ ज्ञान जो है विरासत में प्राप्त होता है, कुछ मनुष्य स्वयं जो है अर्जित करता है, प्राप्त करता है। मानव की जो है प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता में और हस्तांतरण के द्वारा, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि होती गई है। ज्ञान की यह जो है परंपरागत श्रृंखला ही शिक्षा है और जिसके माध्यम से मनुष्य ने जो है अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। मतलब जो है ज्ञान जो है, ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य क्या है अपनी जो मानसिक उसकी जो कह सकते हो प्रगति है, जो आध्यात्मिक प्रगति, जो सामाजिक प्रगति है, उसी के द्वारा की है। शिक्षा ने ही जो है मनुष्य को पशु स्तर से जो है ऊंचा जो है उठाया है, क्योंकि पहले मनुष्य पशु की तरह था, व्यवहार करता था। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जो है को जो है पशु स्तर से उठाकर ऊंचा उठाया है इसको, और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी भी जो है बनाया है। शिक्षा की परिभाषा महात्मा गांधी बहुत ही सुंदर से लिखे हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन, आत्मा में विद्वान जो सर्वोत्तम गुण है उसका विकास करना ही शिक्षा है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा दी है इन्होंने। ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चों के अंदर, बच्चों के जो शरीर में और उसकी जो मन है, जो उसकी आत्मा, इसमें जो विद्वान जो सर्वोत्तम गुण है उनका विकास करना, उनको डेवलप करना, यही जो है शिक्षा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिख देना है कि शिक्षा क्या है। चलिए, अब हम यहाँ से या फिर अब ऐसे कह सकते हो कि यह जो है व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का समग्र विकास जो है इसी के द्वारा संभव होता है। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा जो है शिष्य धातु से निर्मित, इसका अर्थ होता है, ठीक है, सीखना फिर जो है सिखाना। फिर है यहाँ से राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो राज्य जो है,
राज्य शब्द का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है। वर्तमान समय में यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। राज्य वह संस्था है जो मानव समाज को व्यवस्था, संगठन एवं जो है सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य क्या है? राज्य जो है मानव समाज को एक व्यवस्था प्रदान करता है। जैसे कि आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो आपके ऊपर जो है शासन जो है सरकार करती है, तो आपकी पूरी सुरक्षा उसी के हाथ में होती है। ठीक है, तो यह जो है मानव समाज को व्यवस्था उसकी और उसका संगठन एवं जो सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य जो है मनुष्य का वह समुदाय है जो कि एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से जो है बसा हुआ है, इसी को हम राज्य कहते हैं। बहुत ही सुंदर से परिभाषा है। फिर है अगली परिभाषा इसमें जो कि अरस्तु महोदय जी लिखते कहते हैं कि राज्य जो है परिवारों और ग्रामों मतलब गाँव का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्यपूर्ण और जो है जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है, इसी को हम राज्य कहते हैं। अगली परिभाषा गार्नर महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता है और बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र और लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक जो है ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिक का विशाल समुदाय जो है स्वभावतः जो है करता हो, इसी को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर है संस्कृत और सभ्यता के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या संबंध है? तो संस्कृत सभ्यता, जो संस्कृत है ये सभ्यता और समाज का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मतलब जो संस्कृत है ये जो है सभ्यता और समाज का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मानव समाज को अन्य समाजों से अलग करने का प्रमुख जो कारक है वो संस्कृत ही है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीवधारी है जिसके पास संस्कृत होती है। क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है, क्योंकि जानवरों के पास तो कोई संस्कृत होती नहीं, कोई कल्चर होती नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत के अभाव में, मतलब संस्कृत के अभाव में मनुष्य जो है समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब जो है मानव समाज की जो है कल्पना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि बिना कल्चर के, बिना संस्कृत के समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। और सभ्यता जो है संस्कृत का एक भाग है और उसका जो है झुकाव साधारणता भौतिक संस्कृत की तरफ होगा। समाज की प्रगति और जो है उन्नति, मतलब समाज की प्रगति, उसकी जो है कह सकते हो उसकी जो उन्नति करना और जो है उसका जो है कह सकते हो डेवलप और अनडेवलप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कह सकते हो इसी के द्वारा होती है। ठीक है, अवोन्नति का जो है निर्णय उस समाज की भौतिक संस्कृति या दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी जो सभ्यता से किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत जो है विशेषता मानव समाज की अपनी विशेषता है। यही कारण है कि इसके अध्ययन विश्लेषण के बिना कोई भी समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है अधूरा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत और जो सभ्यता, जो कि इसमें दो शब्द इसके बीच में संबंध क्या है? तो संस्कृत और सभ्यता जो कि ये दोनों अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से गहराई से जो है जुड़ी हुई है। संस्कृत जो होती है किसी समाज की आत्मा है, जिसमें जो है रीति रिवाज, उसकी कला, मूल्य, जीवन जीने का तरीका इसमें शामिल होता है, उसको हम संस्कृत कहते हैं। जबकि सभ्यता क्या है? सभ्यता की बात करें तो सभ्यता जो है उन जो मूर्त उपलब्धियों को संदर्भित करता है जो समाज की प्रगति, बाहरी उन्नति को दर्शाती है, जैसे कि प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और शासन। तो इस तरह से इसके बीच में रिलेशन आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मानव ने अपनी जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों में निरंतर विकास एवं जो परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया है, तो प्रयत्न किया। मतलब जो है मानव जो है, जो मनुष्य है, उसने अपनी जो कल्चर है, जो संस्कृत है, उसकी उपलब्धियों में निरंतर विकास किया, उसमें परिवर्तन लाने का हमेशा प्रयास करता है और किया है। अपनी संस्कृत को अनेक जो है विकसित किया है, अधिक मतलब जो है अपनी जो संस्कृति उसकी समाज की उसको अधिक विकसित किया है। और मानव की जो इसी विशेषता के कारण हमें जो है सांस्कृतिक भिन्नता जो है देखने को मिलती है। इसी जो है सांस्कृतिक भिन्नता के कारण ही सामाजिक सापेक्षवाद जैसी धारणा का जन्म होता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक जो सापेक्षवाद से तात्पर्य है जब हम किसी संस्कृति को उसी संस्कृति के मूल्यों और जो आदर्शों आदि के आधार पर देखने का प्रयास जो है करते हैं, तो उसे हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम किसी संस्कृति, उसकी कल्चर को उसी संस्कृति के मूल्य, उसके आदर्शों के आदि के आधार पर हम जब देखते हैं,
उसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें, उदाहरण के लिए जैसे कि हम कह दें कि आप यहाँ से जाओ विदेश में, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाओ, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बस जाओ, वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ की जो कल्चर, उसको अपना लो, तो इसी को हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो है ना तो कोई जो है संस्कृति एक दूसरे से श्रेष्ठ होती है, ना ही जो है हीन होती। सभी संस्कृति अपने पर्यावरण भौगोलिक भिन्नता के आधार पर दूसरे से अलग होती है, और इनमें जो है उन सभी भिन्नताओं के कारण अलग अलग परंपराएं, प्रथाएं, सामाजिक नियम जो है विकसित होते हैं। अतः उन्हें उनके अपने जो है जो पर्चे हैं उसमें ही जो है देखा जाना चाहिए। मतलब कोई भी समाज है जो उसको जो है उसी, आप मान लो जो है आपकी जो है समाज अलग है, आप दूसरे धर्म के हैं, आपकी जो है मान लो आप हिंदू है, आप किसी जो है मुस्लिम धर्म के बारे में उसका कह सकते हो जो उसकी जो कल्चर है, आप यदि अपने धर्म के अनुसार देखोगे तो अब उसको कल्चर आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको उसी जो मूल्य है, उसकी जो कल्चर है, उसी के अनुसार देखना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, इसके बारे में आपको जो है इस तरह आपको लिख देना है। चलिए, अभी आप ऐसा भी कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो कुछ संस्कृतियों में जैसे कि लोग एक दूसरे को जो है घूरना सामान्य है, ठीक है, घूरना सामान्य है, मतलब जो है जबकि यह एक जो है शिष्टाचार के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस अंतर को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझता है। मतलब जो है किसी धर्म के बारे में आप अनुमान लगाना कि धर्म अच्छा है कि गलत है, इस तरह से टिप्पणी करना एक गलत बात है। पहले आप उस धर्म के बारे में जान लो, तब जो है उसके बारे में निष्कर्ष निकालो। ऐसे कहना ये गलत बात होगी, तो इसी को हम सापेक्षवाद कहते हैं, सांस्कृतिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघर्ष किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। संघर्ष क्या है इसको समझ लीजिएगा। प्रत्येक जो है संघर्ष जो कि प्रत्येक समाज और काल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि आज जो है जो कि भाग दौड़ की जिंदगी है, संघर्ष कंपटीशन का दौर है, चाहे नौकरी का हो या फिर कोई भी जो है, सभी में संघर्ष ही संघर्ष है। यह जो है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है। सामाजिक संबंधों में संघर्ष हमेशा मौजूद रहता है। मतलब सामाजिक जो संबंध है, समाज में जो संबंध पाया जाता है एक दूसरे के मध्य, तो उसमें ये हमेशा मौजूद रहता है संघर्ष, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या समूह जो है अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विरोधी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है या फिर उसे नष्ट करने, फिर उसके हितों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो इसी को हम संघर्ष कहते हैं। लोग क्या करते हैं, संघर्ष के लिए, कंपटीशन के लिए एक दूसरे को जो है नीचा गिराते हैं ताकि हम जो है आगे निकल जाएं। जैसे कि आर्मी की रैली होती है, हमने गए हुए हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ जो है लड़के होते हैं कि दूसरे के जो है पैर लगा देते ताकि गिर जाए। ये भी एक कंपटीशन है ताकि हम आगे निकल जाएं। तो कहीं ना कहीं देखा है तो समाज में संघर्ष हर एक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और यह जो है अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, विरोधी जो व्यक्ति है, जो सामने व्यक्ति है, उसको जो है हानि भी पहुंचा सकता है, उसको जो है नष्ट भी कर सकता है, उसके जो हित हैं उनको जो है नुकसान भी पहुंचा सकता है, उनकी बुराई भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम संघर्ष कहते हैं। संघर्ष में शक्ति, हिंसा, प्रतिकार का सहारा जो है लिया जा सकता है, क्योंकि संघर्ष में शक्ति का उपयोग कर सकते हो आप, हिंसा भी हो सकती है, प्रतिकार भी हो सकता है, तो इसका सहारा लिया जा सकता है। सामाजिक संघर्ष है, इसमें जो है सभी जो है कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं, जिसमें मनुष्य भी जो है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष को परिभाषित करते हुए डब्ल्यू ग्रीन जो कि ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि संघर्ष जो है दूसरे या दूसरे की इच्छा के विरोधी प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को हम संघर्ष कहते हैं। मतलब जो है इसमें जो विरोधी व्यक्ति है उसको रोकने के लिए जो प्रयास किया जाता है, इसी को हम संघर्ष कहते हैं, इनका कहना है, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि कम जो है प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा ये क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। प्रतिस्पर्धा एक जो है असहयोगात्मक जो है सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, असहयोगात्मक, इसमें सहयोग नहीं किया जाता है। जो विरोधी व्यवहारों के द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को जो है पराजित करने और अपने निजी स्वार्थी को पूरा करने के लिए जो प्रोत्साहित करता है। मतलब जो प्रतिस्पर्धा क्या है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी उसी प्रकार है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, एक व्यक्ति जो है अपने आप को विजयी बनाने के लिए दूसरे को जो है पराजित करने के लिए
ठीक है, निजी स्वार्थ को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अपने निजी स्वार्थों को जो है अपना सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में ईर्ष्या कर सकता है, द्वेष, और कभी कभी जो है शोषण का भाव भी जो है निहित होने के कारण इसे समानता पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया ने समाज को प्रगति का मार्ग दिखाया है और जो है साधनों को एकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में जो है नवीन प्रेरणा का संचार भी जो है किया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होता है, प्रतिस्पर्धा का मतलब यह होता है कि इसमें कभी भी क्या होता है कि कुछ लोगों ने जो है कार्य कर लिया है, तो उनके जो है जैसे कि कुछ लोगों ने जो है घर बनवा लिया, तो कंपटीशन में वे भी अपना घर बनवा लेते हैं, कोई चीज़ ले आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, तो यही होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक जो है गतिशीलता क्या है, इसको समझ लीजिएगा। सामाजिक गतिशीलता क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा। सामाजिक गतिशीलता की जब बात आती है, क्योंकि समाज जो है, जो कि आज भाग दौड़ की जिंदगी है, तो सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप लोग जो है समाज में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं। गतिशीलता जैसे कि हम बात कर लें कि आज आपकी जो स्थिति है, आप मान लो आज गरीब हैं, आपने काफ़ी मेहनत किया कुछ वर्षों तक, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अभी जो है आप अच्छा जो है कमाने लगे, आप अमीर बन जाओ, तो जो पद में जो गतिशीलता होती है, जो स्थिति में आपकी गतिशीलता होती है, इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे समाज में गतिशीलता हुई है, बहुत सारे, जैसे कि पहले लोग जो है जो कि कच्चे मकानों में रहते थे, अब अच्छे मकानों में रहते हैं। ठीक है, पक्के मकानों में रहते हैं, तो इस तरह से कहीं ने देखा जाए तो समाज में गतिशीलता ही तो हुआ है, तो इसी को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। यहाँ से इसकी परिभाषा को जो कि लिप्सट जी लिखते हैं, कहते हैं, जब हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने बैठते हैं तो हम लोगों की गतिशीलता के में जो है एक पद में, चाहे वह पद ऊंचा हो या फिर निम्न हो, इसका भी अध्ययन करते हैं। मतलब जो है इसमें गतिशीलता का मतलब ये होता है, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कि मान लो कोई जो है कह सकते हो कोई गवर्नमेंट टीचर है किसी कारणवश, तो इसमें जो अपनी स्थिति के कारण पहले वो गवर्नमेंट टीचर नहीं था, तो ये भी गतिशीलता हुआ है। तो इसमें जो है पद की उन्नति होना, अवनति होना, पद से नीचे हो जाना, तो ये भी इसमें शामिल है। मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी का नाम घूस के कारण आपकी जो है जॉब जो है कैंसिल हो गई, आपको जो है कह सकते हो इस्तीफा मिल गया, तो ये भी गतिशीलता का ही उदाहरण है। चाहे अमीर से आप गरीब बनो या फिर गरीब से अमीर बनो। जैसे कि हम बात कर ले कि कोई कर्मचारी कंपनी में कार्य करता है, किसी कुछ दिन के बाद या फिर कुछ जो है वर्षों के बाद वह कंपनी का मालिक बन जाए, तो ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता। या फिर जो है कंपनी का कोई मालिक है, वो जो है अपनी जो है कोई भी कार्य सही से नहीं करता है, वह जो है कह सकते हो मजदूर बन जाए, उसका सारा बिजनेस डूब जाए, तो ये सब क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार एग्जाम में बनता है, तो इसके दो प्रकार, एक है क्षैतिज गतिशीलता, दूसरा है लंबवत गतिशीलता। तो क्षैतिज गतिशीलता क्या है, इससे तात्पर्य है कि उन परिवर्तनों से है जिनके कारण व्यक्ति की परिस्थिति में कोई जो है मूलभूत परिवर्तन नहीं होता है। भारत में सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता का यही स्वरूप जो है अधिक प्रभावकारी था। फिर है लंबवत गतिशीलता, इसके अंतर्गत जो इन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की परिस्थिति में आमूल परिवर्तन होता है। जैसे कि आज एक व्यक्ति अगर जो है कलर का है, ठीक है, या फिर जो है ग्राम सेवक है, तो वह जो है कल वह जो है विश्वविद्यालय का अध्यापक बन जाए, ठीक है, या फिर हो जाए, तो इस प्रकार का जो गतिशीलता होता है इसी को हम लंबवत गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एकीकरण क्या है इसको समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन कब बनेगा कि एकीकरण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एकीकरण जो है क्या है। ठीक है, तो एकीकरण को समझ लीजिएगा। एकीकरण से तात्पर्य है उस सामाजिक स्थिति से है जिसमें समाज की भिन्नता इकाइयाँ एक दूसरे पर जो आश्रित हो। मतलब जो है अब ऐसे कह सकते हो कि समाज में जो भिन्नता होती है, जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जो कि एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, तो उनके बीच आश्रितता किसी एक सीमा तक स्थायी है, और एकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है और परिणाम दोनों का बोध कराता है। एकीकरण की जो है प्रक्रिया समचेतना के भाव पर आधारित होती है, जो विभिन्न समूहों उप समूहों के साथ साथ सहभागिता करते हुए एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। एकीकरण के कारण समाज में जो संबद्धता बढ़ती है और लोगों को सहभागिता का अवसर भी प्राप्त होता है। सामाजिक एकीकरण जो है मतभेदों के समायोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार के विभिन्न रूप में जो है प्रत्येक जो प्रतियोगी हैं
इसको जो है अपना अपना जो मुख्य लक्ष्य है इसको प्राप्त करने की स्वीकृति भी देता है। जैसे कि भारत जो है अनेक विशेषता है, जैसे कि भारत में धर्म है, अनेक जातियां हैं, भाषा है, आचार विचार हैं। तो ये सभी जो है समाज में एकीकरण का एक तात्पर्य जो है समाज के निवासियों के एक विलक्षण राष्ट्रीय भावना जो है विकसित करना, इसी को हम एकीकरण कहते हैं। जैसे कि भारत में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत समुदाय के लोग रहते हैं, तो इन सभी का एक होकर समाज के लिए कार्य करना, इसी को हम एकीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे कह सकते हो एकीकरण कि दो या दो से अधिक, ठीक है, चीजों को मिलाकर एक संपूर्ण बनाना। अभी एक दो या दो से अधिक लोग जब एक मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, इसी को हम एकीकरण कहते हैं। जैसे कि ये भी मिलकर जो है एक बनाना, या फिर आप सिंपल भाषा में समझो कि एकीकरण क्या है। जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर एक संपूर्ण बनता है, ठीक है, इसी को एकीकरण कहते हैं। जैसे कि विभिन्न संदर्भों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी को मिलाकर एक बनाना, मतलब जो है कई सारी जो कंपनियां हैं उनको एक मिलाकर किया जाना, इसी को हम एकीकरण कहते हैं। जैसे कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, तो उनको एक साथ मिलाकर राष्ट्रीय एकता में जो है सहयोग करना, ठीक है, राष्ट्रीय प्रगति में सहयोग करना, इसी को हम एकीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। अगली भी हम जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि भूमिका किसे कहते हैं, भूमिका भी समझ लीजिएगा, जिसको हम रोल कहते हैं इंग्लिश में। भूमिका का मतलब होता है आपकी जो है भूमिका क्या है। जैसे कि ये आपके माता पिता की भूमिका क्या है, जैसे कि बच्चा पैदा हो उसका पालन पोषण करना, उसका जो है सही से ध्यान रखना, खाने की व्यवस्था करना, उसके जो है कपड़ों की व्यवस्था करना, बड़ा होने पर उसको अच्छे जो है पढ़ाना लिखाना, और उसको नौकरी के लिए जो है सारी जो है सुविधाएं देना, फिर उसकी शादी करना। तो जिस तरह से भूमिका रहती है एक माता पिता की, तो यही होती है भूमिका, इसी को हम समझेंगे। जैसे कि वे सभी कार्य जिनको जो है एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को पूरा करने की आशा की जाती है, उसे हम भूमिका कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विभिन्न जो है सामाजिक पद प्राप्त होते हैं, जिनके जो है अनुरूप वह जो है कार्य करता है या जो है अपनी भूमिका जो है निभाता है। एक व्यक्ति को घर में जो है पिता की भूमिका निभाता है, वह जो है ऑफिस में क्लर्क और अन्य जो है भूमिका भी जो है निभाता है। मतलब जो है ऐसा कह सकते हो, जैसे कि एक व्यक्ति जो कि घर में पिता की भूमिका निभाता है, वह ऑफिस में क्लर्क की भूमिका भी निभाता होगा फिर, ठीक है। तो ये इस तरह से भूमिका भी निभाता है, सबका अलग अलग। जैसे कि घर पहुंचता है तो अपने जो है बच्चों की देखा जाए तो बच्चों के ऊपर जो भूमिका निभाता है, तो जो है अपने पिता का भूमिका निभाता है। जैसे कि जो है कोई गवर्नमेंट जो है टीचर है, तो जब पढ़ाने जाएगा तो एक टीचर की भूमिका निभाएगा। जैसे कि कोई डॉक्टर होता तो रोगी की इलाज करेगा, तो एक अपना जो है भूमिका निभाएगा, रोगी का इलाज करेगा। तो सभी समाज में जो व्यक्ति हैं अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं हर एक क्षेत्र में, ठीक है। तो अतः हम जो है कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद या परिस्थिति के अनुरूप किए जाने वाले कार्य या व्यवहार ही भूमिका के नाम से जाने जाते हैं। भूमिका के संबंध जो है में प्रोफेसर डेविस किंसले जो कहते हैं कि अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने में वास्तविक तरीकों को कार्य या भूमिका कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन आपका दिया कि जन रीतियाँ या जो है लोक रीतियाँ, ठीक है, किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चाहे जन रीतियाँ पूछ ले, फिर जो है लोक रीतियाँ पूछ सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। जब कोई एक विचार किसी एक जन समूह द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब जो है कोई मान लो एक विचार है, ठीक है, कोई मान लो इसमें का मुखिया है, कोई विचार रखता है कि इसको सारे जो है समूह के लोग उसको जब स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी को हम जनरीति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। साधारण या जो है विचार उस संपूर्ण समूह की आदत से बन जाती है। साधारणता जो व्यवहार किसी समूह के लोग अपनाते हैं, मतलब जो व्यवहार, ठीक है, किसी समूह के लोग अपनाते हैं, उन्हें वे जो है मान्यता भी प्रदान करते हैं, इसी को हम जनरीतियाँ कहते हैं। फिर इसी की परिभाषा जो कि मैकरम पेज लिखते हैं, ये कहते हैं कि जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि रूढ़िया अथवा जो लोकाचार क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, या फिर रूढ़िया पूछ ले फिर लोकाचार पूछ ले, तो क्या है इनके बारे में समझ लीजिएगा। तो जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती है, अभी मैंने जो है आपको जनरीतियों के बारे में भी मैंने आपको बताया कि जनरीतियाँ क्या है। जनरीतियाँ जब कोई एक विचार किसी समूह के द्वारा, ठीक है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसको हम जनरीतियाँ कहते हैं। जब यही जनरीतियाँ जब कल्याणकारी हो जाती हैं, तब एक समूह के लोग जब यह मानकर उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनका जो है कल्याण अवश्य होगा, मतलब जो है जब जो जनरीतियां हैं जब कल्याणकारी हो जाती हैं, जब एक समूह के लोग
यह मानकर उनको स्वीकार करते कि ये जो जनरीतियाँ हैं उनका कल्याण करेंगे, कल्याण अवश्य होगा उनके द्वारा, तो उन्हें ही हम रूढ़ियाँ कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। ये रूढ़ियाँ जो है समूह के सदस्य के व्यवहारों को नियमित करने लगती है। जनरीतियाँ अच्छी व बुरी दोनों तरह की हो सकती है। देखो जनरीतियाँ जो है अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन रूढ़ियों का संबंध जो है साधारणतः अच्छे सामूहिक व्यवहारों से होता है। मतलब रूढ़ियों का जो संबंध होता है अच्छे व्यवहारों से ही साधारणतः होता है। रूढ़ियों के जो है औचित्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि बिना किसी तर्क वितर्क के लोग उन्हें जो है स्वीकार करते हैं। अतः जो है सिद्ध हो गया है कि रूढ़ियों जनरीतियों का जो है वह रूप है जो समूह के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती है। जैसे कि वस्त्र धारण करना एक रूढ़ी है, जैसे कि कुछ समाज के लिए अच्छी मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, जैसे कि कोई भी चाहे स्त्री हो फिर पुरुष हो, जैसे कि कपड़े उसको पहनना, तो ये भी एक रूढ़ी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगली परिभाषा इसकी जो कि समनर जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांत में विकसित हो जाते हैं, मतलब जो है जब सत्य और उचित के जो तत्व हैं, ठीक है, जब कल्याण के सिद्धांत में जब डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तब जनरीतियाँ रूढ़ियों का रूप जो है ले लेती है। ठीक है, अब जो है रूढ़ियों की क्या विशेषता है बताइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो रूढ़ियों में जो है औचित्य होता है, मतलब जो है समूह जो है रूढ़ियों को जो है उचित कहता है, और जो है अतः रूढ़ियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है व्यवहार करता है, चाहे वैसा करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो है व्यवहार करता है। फिर है अगली जो इसकी विशेषता है, रूढ़ियाँ जो है रूढ़िवादी होती है, मतलब जो रूढ़िवादी प्राकृत के कारण रूढ़ियों को जल्दी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर अगली विशेषता है, रूढ़ियाँ जो है सदैव सही होती है, मतलब जो है रूढ़ियों को लोग सही मानकर उनका पालन करते हैं, क्योंकि पहले से लोग इन्हीं जो है रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करने में लाभान्वित हुए हैं। अतः जो है पीढ़ी के लोगों को भी उनका पालन करना चाहिए। मतलब जो है ऐसा कह सकते हो कि इन्हीं रूढ़ियों को पहले से जो कि इनका पालन कर रहे हैं, जिनके कारण उनके समाज का कल्याण हुआ है, भला हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनकी अगली भी पीढ़ी उनका जो है पालन करना चाहिए उनको भी। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रतिमान क्या है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सामाजिक प्रतिमान क्या है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले सामाजिक प्रतिमान की जब बात आती है तो सामाजिक प्रतिमान वे जो है आदर्शात्मक नियम है जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है निर्देशित कर उस व्यवहार को सामाजिक मान्यता जो है कह सकते हो प्राप्त करते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जो सामाजिक प्रतिमान है वे आदर्श हैं या फिर आदर्श नियम है जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित कर उनके जो व्यवहार है उसको सामाजिक मान्यता प्राप्त करते हैं। इसी को हम सामाजिक जो है प्रतिमान कहते हैं। वियर स्टैंड ये लिखते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति के लिए प्रतिमानों का जो है प्रधान कार्य उन असंख्य सामाजिक परिस्थितियों में जिनका कि वह जो है सामना करता है और जिनमें कि जो वह जो है भाग लेता है, निर्णय लेने की आवश्यकता की घटना है। और प्रतिदिन हमें जो है प्रतिदिन अनेक जो है निर्णय लेने होते हैं। यदि हम स्वयं अपने ढंग से प्रत्येक कार्य पर विचार करके निर्णय करें तो शायद सभी कार्यों को जो कि हमें जो है करना है ना कर सके। सामाजिक जो है प्रतिमान इन्हीं जो है निर्णयों में मदद करता है। मतलब जब ऐसा कह सकते हो कि सामाजिक प्रतिमान क्या है, ठीक है, हमें निर्णय लेने में जो है सहायता करता है, हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें जो है हमारी मदद करता है। आप ऐसे भी कह सकते हो बहुत ही सुंदर शब्दों में। अब इस तरह कह सकते हो कि सामाजिक प्रतिमान एक समाज में मूलभूत विचार हैं, विश्वास हैं और कार्य प्रणाली है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझने और आकार देने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। मतलब जो है कौन सा कार्य सही है, कौन सा जो है कार्य नहीं सही है, हमें क्या जो है करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको एक सही जो है रास्ता दिखाता है। इसी को हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, फिर जो कि सामाजिक मूल्यों की विशेषता क्या है इसको समझ लीजिएगा। इसकी बहुत सारी विशेषता, जैसे कि सामाजिक मूल्य जो है सामाजिक मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य जो है सामूहिक होती हैं। फिर है सामाजिक मूल्य जो है समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। फिर है सामाजिक मूल्य जो है गतिशील होते हैं, क्योंकि सामाजिक जो मूल्य होते हैं इसमें जो गतिशीलता होती है। ठीक है, फिर है सामाजिक मूल्य जो है भावनाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, हर सामाजिक मूल्य किसी न किसी भावना से जुड़ा होता है। सामाजिक मूल्य भिन्नताओं के लिए जो होते हैं, मतलब जो भिन्नताओं के लिए होते हैं, इसमें भिन्नता पाई जाती है।
सामाजिक मूल्य जो है सामाजिक कल्याण, सामाजिक जो आवश्यकताएं हों उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषता। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक स्थिरीकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे भी इसका अर्थ लगा सकते हैं कि सामाजिक मतलब होता है समाज, स्तरीकरण का मतलब होता है कि उसको समाज को स्तर में बांटना। अब स्तर में कैसे बांटना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति गरीब है समाज में, कोई अमीर है, कोई किस तरह का है, ठीक है, कोई बेरोजगार है, कोई नौकरी वाला है। तो इस तरह से समाज को, ठीक है, उसके स्तर में बांटना, समाज को उसके पद या स्थिति में बांटना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, एकदम मैंने सरल शब्दों में आपको बताया है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा समझ लीजिएगा। विभिन्न जो है सामाजिक समूह का किसी आधार पर, मतलब किसी आधार पर हो सकता है, ठीक है, चाहे जो है जाति के आधार पर हो सकता है, क्योंकि कुछ जातियां अपने आप को उच्च मानती है, कुछ जो है निचली जातियां होती हैं, तो इसके आधार पर हो सकता है। ठीक है, या फिर अमीर गरीब के हिसाब से हो सकता है, फिर कोई जो है व्यक्ति काला है, कोई गोरा है, तो इसके आधार पर हो सकता है स्थिरीकरण। ठीक है, कोई जो है कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह से किसी रूप में भी हो सकता है जब सामाजिक समूह को किसी आधार पर विभिन्न स्तर में विभाजित किया जाता है या फिर विभाजित हो समाज, उसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अगली परिभाषा से बार स्टैंड रासल जी लिखते हैं, कहते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार से एक दिए गए समाज में व्यक्तियों का विभाजन है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी परिभाषा दिए हैं। ये कहते हैं सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार से दिए गए समाज में जो व्यक्ति हैं उसका एक विभाजन है। जैसे कि उच्च वर्ग होते हैं समाज में, मध्य वर्ग होते हैं, ठीक है, हाई क्लास के फैमिली होती है, मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर फैमिली होती है। तो इस तरह से जब समाज का बंटवारा किया जाता है स्तरों में, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा मरे जी लिखते हैं, कहते हैं कि स्थिरीकरण समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज जो विभाजन है, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्टता जो है सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें जो है व्यक्ति का ऊंच नीच के आधार पर समूह में विभाजन हो जाना या फिर जो है विभाजन करना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है या फिर जो है इसका जाल है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस विचारधारा को मान्यता देने वाले विद्वान में मैकरम पेज और आपके क्यूबर, ठीक है, बहुत सारे प्रमुख शास्त्री हैं जो कि इनका जो है कह सकते हो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको जो है मान्यता देते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। समाज शास्त्र को इन समाज शास्त्रियों ने निम्न प्रकार से जो है परिभाषित किया, जैसे कि मैकरम पेज, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों में इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इनकी परिभाषा है, क्योंकि मैकरम पेज की। क्यूबर जी लिखते हैं कि समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी समाज शास्त्र की ही परिभाषा है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि मैंने आपके शॉर्ट में सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है, शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में। अब यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सभ्यता की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं का भी जो है वर्णन कीजिए। ठीक है, अब सभ्यता क्या है, कल्चर क्या है, वैसे तो मैंने इसका जो है शॉर्ट में क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, लेकिन इसको जो है यहाँ से भी जो है देख लीजिएगा। तो साधारणतः सभ्यता का अर्थ होता है भौतिक वस्तु से लगाया जाता है, परंतु यह सोचना उचित नहीं है कि भौतिक वस्तुएं जो हैं ये सभ्यता का अंग नहीं है। ठीक है, सभ्यता एक जो है माध्यम मात्र है। इसका अभिप्राय यह है कि सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है, केवल वे भौतिक पदार्थ ही सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को एक साधन के रूप में पूरा करते हैं। मतलब जो है सभ्यता में हम उन्हीं जो है तत्वों को पूरा कह सकते हो इसमें रखते हैं, सभ्यता में जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, भौतिक वस्तुएं जो उपयोगितावादी हैं और सभ्यता के अंतर्गत जो है आती हैं, जैसे कि वायुयान, मशीन, टाइपराइटर, कारखाना इत्यादि। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थों में हम कहें कि सिविलाइज जो शब्द है, ठीक है, इंग्लिश का, इसके जो है लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है सिविटाज या फिर जो है सिविस से, जिसका अर्थ होता है नगर निवासी। ठीक है, जो एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते हैं फिर निवास करते हैं, जो शिक्षित हैं और जिनका व्यवहार क्या है जटिल है। ठीक है, सभ्यता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, जैसे कि टायलर महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि सभ्यता जो है मानव जाति की
वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य जो है मानव के जो गुण हैं, जो शक्ति है, जो प्रसन्नता है, उसमें वृद्धि करना है। इसी को हम सभ्यता कहते हैं। फिर अगली परिभाषा जो कि मैथ्यू अर्नाल्ड जी लिखते कहते हैं, सभ्यता जो है समाज में मानव का जो मानकीकरण है, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है। फिर अगली परिभाषा ऑक्सफोर्ड इनके अनुसार लिखी हुई है कि सभ्यता जो है मानवीय समाज की उन्नति और विकसित जो अवस्था है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। फिर अगली परिभाषा यहाँ से क्लाइव बेल ये कहते हैं कि सभ्यता जो है वह तर्क है जो मूल्यों के ज्ञान में मधुर बनाया गया है। ठीक है। तथा ऐसे मूल्य का ज्ञान है जो तर्क के आधार पर कठोर और जो है पैना बनाया गया है। ठीक है। इसी को हम सभ्यता कहते हैं। ठीक है। तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन को नियंत्रित करने वाली वे सभी दशाएं, प्रयत्न और भौतिक पदार्थ आते हैं जिसमें मानवीय जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है मनुष्य की, और इसका विकास मानव के द्वारा ही होता है। इसी को हम सभ्यता कहते हैं। अब सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि मानव के द्वारा निर्मित जो भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, ये जो है सभ्यता कहलाती है। और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि भौतिक वस्तुएं मनुष्य की विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति साधन के रूप में करती हैं। फिर है सभ्यता जो है मूर्त होती है, सभ्यता उपयोगितावादी होती है, सभ्यता में परिवर्तन का गुण जो है होता है, मतलब सभ्यता में जो है जो चेंज का जो एबिलिटी है, जो गुण है, ये भी होता है। सभ्यता में आदर्श व्यवस्था भी कायम की जाती है और सभ्यता जो है विकासमुखी भी होती है। फिर है सभ्यता जो है मानव को आनंद और संतुष्टि भी प्रदान करती है, मतलब जो कल्चर है, जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, तो ये जो है मनुष्य को आनंद और संतुष्टि भी प्रदान करती है। और जो है सभ्यता की माप जो है सरल है, मतलब सभ्यता की जो माप है, जो इसकी मेजरमेंट है, ये जो है सरल है, इजी है। फिर है सभ्यता जो है सदा जो है आगे की ओर जो है गतिशील होती है, मतलब सभ्यता जो है हमेशा आगे की ओर जो है गतिशील रहती है, पीछे की ओर नहीं आती है। और फिर सभ्यता संस्कृति के बीच का एक उच्च स्तर, मतलब जो है सभ्यता क्या है, संस्कृति के विकास का एक उच्च स्तर है। फिर अगली इसकी जो विशेषता है, सभ्यता का हस्तांतरण एवं जो है इसका कह सकते हैं जो ग्रहता है, ये सरल है। फिर सभ्यता के संबंध मनुष्य के बाह्य जीवन से होता है, मतलब जो है सभ्यता का संबंध जो है मनुष्य का जो बाह्य आचरण होता है, ठीक है, उससे इसका जो है संबंध होता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं, आपको लिखना है। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सामाजिक संरचना क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा को यहाँ से हम समझेंगे। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की जब बात आती है, क्योंकि समाज की संरचना कैसे उसका निर्माण होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले भी समझाया था, जैसे कि एक घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ठीक उसी प्रकार समाज में भी समाज को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे समाज का निर्माण होता है। ठीक है। तो यही होता है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना जो है परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक जो है शक्तियों का जाल है, जिससे जो है अवलोकन चिंतन की विभिन्न प्रणालियाँ का जो है जन्म होता है। ठीक है। इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। यहाँ से मैनहीम सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। जाल से उनका जो तात्पर्य है व्यवस्थित जो प्रतिमान है, ठीक है, जो अरेंज जो पैटर्न है, इससे है। एक जाल का निर्माण कई धागों से होता है। ठीक है। ये धागे जाल की इकाइयाँ हैं। इसके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से जमने पर ही जाल बनता है। और सामाजिक संरचना का जाल भी सामाजिक शक्ति रूपी धागे से बनता है। सामाजिक शक्तियों से उनका तात्पर्य नियंत्रण के उन सभी साधनों से है जो सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ परस्पर अंतःक्रिया जो है करती रहती हैं और समाज में निरीक्षण एवं जो है चिंतन की पद्धतियों को भी जो है जन्म देती है। मैनहीम की यह परिभाषा अपूर्ण है, क्योंकि यह जो है मात्र सामाजिक शक्तियों से ही सामाजिक संरचना का निर्माण नहीं होता है। यहाँ से फिर पार्सन से लिखते ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना जो है परस्पर संबंधित जो संस्थाएं हैं, ठीक, जो एजेंसियां हैं और जो सामाजिक जो प्रतिमान है तथा एक ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए जो पद हैं तथा जो कार्य है, इसकी जो विशिष्ट क्रमबद्धता है, इसी को हम कहते हैं। पार्सन से कि इस परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती है। पहली, ठीक है, पार्सन्स की इस परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती है, मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि सामाजिक संरचना क्या है। ठीक है। तो सामाजिक संरचना की जब बात आती है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, तो इसको हम यदि हम बात करें अपने कह सकते हो बहुत ही सरल शब्दों में,
तो सामाजिक संरचना का मतलब होता है जिसमें समाज जो है एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है, एक साथ रहता है। तो इस तरह से परस्पर क्रिया करके जो एक समाज का निर्माण होता है, ठीक है, एक दूसरे से रिश्ते से बने होते हैं। सभी में कह सकते हो एक दूसरे से रिश्तेदारी से बंधे होते हैं, किसी दूसरे रिलेशन से बंधे होते हैं, सगे संबंधी कोई घर के होते हैं, कोई जो है रिश्तेदार से जुड़े होते हैं। तो समाज जो है किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि कोई कपड़ा होता है, उसमें कई सारे धागे होते हैं जो कि एक कपड़ा का निर्माण करता है। तो ठीक उसी प्रकार समाज में भी विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। ठीक है, उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। इसी के द्वारा समाज की संरचना जो है तैयार होती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अगले फिर इसमें परिभाषा की, विवाह की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसके बाद विवाह की परिभाषा दीजिए और उसके उद्देश्य क्या है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ये बनेगा। ठीक है, कई बार जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि विवाह की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और विवाह के उद्देश्य काफी बार एग्जाम में ये जो है पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो विवाह का परिभाषा क्या, इसकी अर्थ क्या समझ लीजिएगा। विवाह एक जो है सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति करता है। मानव की विभिन्न जो है कह सकते हो परार्ण शास्त्रीय आवश्यकताएं में जो है यौन संतुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता होती है। मतलब मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं होती परार्ण शास्त्रीय, उसमें जो है यौन संतुष्टि का जो एक आवश्यकता होती है। ठीक है, ये काफी कह सकते हो एक इसमें से संतुष्टि एक आधारभूत संरचना होती है। तो मानव के अतिरिक्त अन्य जो प्राणियों की जो यौन इच्छाएं हैं इनकी पूर्ति का आधार जो है अंशतः है भी है सामाजिक और सांस्कृतिक है। यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार, नातेदार संस्थानों को जो है जन्म दिया। परिवार के बाहर भी यौन संबंध जो है संभव है, किंतु समाज इसे जो है मान्यता नहीं देता। मतलब जो है यौन जो है जो सेक्स है, ठीक है, आप जो है यौन संबंध जो है बिना जो है शादी विवाह के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको जो है समाज कभी भी जो है मान्यता नहीं देगा। बिना शादी किए कोई भी जो है चाहे कोई भी यौन संतुष्टि हो तो उसको समाज कभी भी जो है स्वीकार नहीं करता है। बिना शादी के यदि आप किसी को रखे हुए हैं, कोई जो है बच्चा होता तो उसको समाज कभी भी जो है आपकी संतान स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए विवाह के माध्यम से एक कानूनी अधिकार मिल जाता है पति पत्नी को, क्योंकि यौन संतुष्टि की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, वही चीज इसमें लिखा हुआ है, विवाह का उद्देश्य जो है यौन संतुष्टि नहीं होता है। मतलब जो आप ऐसा कह सकते हो विवाह का जो है कह सकते हो जो उद्देश्य यौन संतुष्टि तो है ही, लेकिन साथ साथ जो है जो कह सकते हो इसका जो है जीवन का कह सकते हो उद्देश्य है, आगे पीढ़ी को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ से और भी लिखा हुआ है विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो जो है उदाह मतलब जो है वधु को जो है वर के घर ले जाने से होता है, इसका अर्थ ये कहा गया है। अतः विवाह मान्यता प्राप्त स्त्री से पुरुष स्त्री की यौन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने और एक निश्चित ढंग से नियंत्रित करने व बच्चे को जन्म देने की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में हम कहें विवाह वह संस्था है जिसके द्वारा स्त्री व पुरुष का जो यौन संबंध है, ठीक है, समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवस्थित होता है। मतलब जो है इसमें कहा गया है कि विवाह एक जो है सामाजिक संस्था है, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष की जो यौन संबंध जो होता है, ठीक है, इस जो यौन संबंध होता है तो समाज के द्वारा उसको एक कह सकते हैं एक तरीके से उसको मान्यता मिल जाती है। ठीक है, और भी यहाँ से आगे लिखा हुआ है, हाँ, मान्यता जो है मिल जाती है और कह सकते हो मान्य तरीके भी इससे जो है व्यवस्थित होता है जो उसका यौन संबंध है, तथा परिवार को बसाने, बच्चे को जन्म देने का उद्देश्य भी जो है व्यक्ति का पूरा हो जाता है। वास्तव में विवाह परिवार को स्थायी रूप से देने वाली प्रमुख संस्था है। विवाह का अर्थ निम्नलिखित विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में समझाया है। जैसे कि बोगार्ट्स लिखते हैं कि विवाह जो है स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था। मतलब जो है विवाह क्या है, स्त्री पुरुष के जो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने का जो द्वार है, ठीक है, इसी को विवाह कहते हैं। फिर अगली परिभाषा से जो कि जेकब और स्टर्न लिखते कहते हैं विवाह एक अथवा अनेक पति पत्नी के जो है सामाजिक संबंध का नाम है। विवाह इन संस्कार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में सामाजिक संबंध में
बंधे रहते हैं, इसी को हम विवाह कहते हैं। अगली परिभाषा फिर गिलिन लिखते हैं, कहते हैं कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना का समाज का स्वीकृति तरीका है। अगली परिभाषा भी हावेल जी लिखते हैं, कहते हैं कि विवाह केवल यौन संबंधों को जो है अपनाना नहीं है, मतलब यौन संबंधों को ही अपनाना नहीं है, अपितु तो एक ही सामाजिक संस्था भी है जो मिश्रित सामाजिक परिस्थितियों पर आश्रित होती है। फिर अगली परिभाषा जो कि लोबी जी लिखते हैं, ये कहते हैं विवाह स्पष्टता उन स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो काम वासना भी कह सकते हो, काम भावना की संतुष्टि के उपरांत भी बने रहते हैं। मतलब जो है आप ऐसा कह सकते हो कि विवाह जो है उन स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो काम वासना, मतलब जो है जो सेक्स होता है, ठीक, जो कह सकते हो यौन संतुष्टि होती है, वो तो होती है, उसके उपरांत ये भी जो है हमेशा जीवन एक दूसरे से बंधे रहते हैं और इस प्रकार पारिवारिक जीवन की आधारशिला भी जो है बनती है, आगे परिवार का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसी को हम विवाह कहते हैं। अब विवाह के उद्देश्य क्या है? बहुत सारे इसके उद्देश्य, जैसे कि यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो यौन इच्छाओं की जो पूर्ति है, ठीक है, विवाह के माध्यम से ही होती है, क्योंकि विवाह के माध्यम से जो समाज है उसको जो है कह सकते हो स्वीकार हो जाता है, कानूनी अधिकार मिल जाता है, समाज जो है इसको गलत नहीं कह सकता है। फिर वही चीज इसमें लिखी हुई है कि यौन इच्छाएं प्राकृतिक स्वाभाविक होती है जिसकी पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से विवाह के द्वारा की जाती है। मतलब जो है जो कह सकते हो जो यौन इच्छाएं होती जो कि प्राकृतिक है, ठीक है, ये तो होगी ही, क्योंकि समाज के द्वारा विवाह के द्वारा ही इसकी पूर्ति होती है। और विवाह के बिना यौन इच्छाओं की पूर्ति तो हो सकती है, मतलब बिना विवाह के भी यौन जो इच्छाएं हैं, ठीक है, इसकी पूर्ति हो सकती है, किंतु समाज ऐसे तरीके को अनैतिक जो है समझेगा, उसको नैतिक नहीं समझेगा। ठीक है, इससे समाज में जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अतः विवाह ही मानव की यौन इच्छाओं की पूर्ति का उचित और समाज द्वारा मान्य तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप यौन संतुष्टि तो बिना शादी के भी आप जो है संतुष्टि कर सकते हो, ठीक है, इसकी इच्छा पूर्ति करते हो, लेकिन समाज जो है इसको इस तरीके को कभी भी अच्छा नहीं समझेगा, ठीक है, नैतिक नहीं समझेगा, अनैतिक समझेगा। अगला भी इसका उद्देश्य है परिवार की स्थापना करना, क्योंकि विवाह के माध्यम से ही आगे वंश बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, ठीक है, बाल बच्चे होते हैं। तो दूसरा जो इसकी विशेषता है कि सभी समाज में विवाह का सर्वप्रथम जो उद्देश्य रहता है परिवार का जो है निर्माण करना रहता है। ठीक है, व्यक्ति जब तक अपने परिवार का निर्माण नहीं करता है उसका जीवन जो है साधारणता व्यक्तिवादी, अकेला और कभी कभी जो है कह सकते हो अनुत्तरवादी बना रहता है। विवाह संस्था व्यक्ति को मान्यता प्राप्त तरीके से परिवार की स्थापना करने का अवसर प्रदान करती है और इस प्रकार समाज में व्यक्ति की स्थिति को ऊंचा भी जो है उठाती है। फिर इसकी अगली विशेषता है कि वैध जो है संतानों की उत्पत्ति, मतलब वैध इसलिए कहा गया है, मान लो बिना विवाह के आप संतान जो है किसी उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन उसको जो है वैध समाज कभी भी नहीं मानेगा, उसको अवैध ही मानेगा। ठीक है, तो विवाह के द्वारा व्यक्ति अपनी यौन इच्छा की पूर्ति नहीं करता है, वरन वैध संतानों को ही समाज जो है स्वीकार करता है, उन्हें संपत्ति नातेदार के अधिकारी दायित्व प्रदान भी करता है। समाज जो है वैध संतानों को वैध पितृत्व प्रदान कर उनके लालन पालन का दायित्व भी जो है माता पिता को सौंपता है। ठीक है, फिर इसके अगला जो इसका उद्देश्य है, जो विशेषता है, नैतिक गुणों का विकास करना। तो विवाह एक जो प्रमुख उद्देश्य जो प्रत्येक व्यक्ति को बहुत से दायित्व सौंपकर उसमें जो है नैतिक गुणों का विकास करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि परस्पर त्याग, स्नेह, प्रेम, कर्तव्य की भावना और जो है सामूहिक कल्याण, ऐसे गुण होते हैं जिसका सर्वोत्तम विकास विवाह संस्था के द्वारा ही होता है। फिर इसकी जो अगला जो उद्देश्य इसका धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। तो विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने जो धार्मिक जो कार्य हैं उसको संपन्न करता है और जो सामाजिक दायित्व है उसका निर्वहन करता है। ठीक है, कोई कार्य समाज में केवल विवाहित व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, और जिन्हें जो है व्यक्ति विवाह करके ही पूर्ण कर सकता है। तो ये थे इनके उद्देश्य। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह क्या। वैसे तो इसकी परिभाषा मैंने पहले जो है करा दी, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, जब एक ही व्यवसाय के व्यक्ति दूसरे में रुचि लेने लगते हैं तो कहा जाता है कि वे एक समूह के सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इसकी परिभाषा नीचे दी हुई जो कि है आगमन लिखते हैं, कहते हैं जब कभी दो अथवा अधिक व्यक्ति एकत्र होके मतलब इकट्ठा होके
एक परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। इसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगली परिभाषा है कि संस्था क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इसकी विशेषता क्या है। तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को विघटित होने से बचाने के लिए कुछ स्थापित कार्य प्रणाली होती है, इन्हीं को हम संस्था कहते हैं। संस्था की कुछ निम्नलिखित विशेषता जैसे कि, ठीक है, जो कि इसकी परिभाषा सबसे पहले आप जान लीजिएगा तो हम इसकी विशेषता को समझेंगे। जो कि इसकी परिभाषा दिए हैं, रास महोदय जी लिखते हैं कि सामाजिक संस्था समान इच्छा से स्थापित अभिमत प्राप्त संगठित मानव संबंधों के समूह होते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा पे मैं करूँ पेज लिखते हैं, कहते हैं संस्थाएं जो है सामूहिक क्रियाओं की विशेषता बोधक कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा संस्था को जो है कहते हैं। अगली परिभाषा भी अकबर लिखते कहते हैं कि कुछ जो है आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित और स्थापित जो प्रणालियां होती हैं, इसी को हम सामाजिक संस्था कहते हैं। मतलब जो है कुछ मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसी को हम जो है संस्था कहते हैं। अगली परिभाषा समनल लिखते कहते हैं कि एक संस्था में एक विचारधारा, मतलब एक संस्था में एक ही विचारधारा के लोग रहते हैं, उनके विचार, उनके मत, सिद्धांत अथवा हित सभी के एक ही रहते हैं, एक ही संरचना में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषा के निष्कर्ष के अनुसार मानव समाज में कुछ समान हित होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ जो है विशेष भी हित होते हैं। तो समान हितों को दृष्टि में रखकर जो संगठन बनाए जाते हैं उन्हें हम समिति कहते हैं। मतलब जो है कह सकते हो तो समाज में सभी के जो है अलग अलग हित हो सकते हैं, लेकिन जब समाज में समान हित हो सभी के, ठीक है, जब समान हित हो और कोई विशेष कह सकते हो भी हित हो, मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि मानव समाज में कुछ जो है समान हित भी होते हैं और उनके कुछ विशेष हित भी होते हैं। ठीक है, तो समान हितों को दृष्टि में रखकर जब सभी व्यक्तियों के एक ही हित हैं, एक ही कार्य उनका हित हो कि ये कार्य होना चाहिए, तो उनको जो है दृष्टि में रखकर जब संगठन कोई बनाया जाता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है, तो इसी को हम समिति कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इतनी आपको लिखना है। अगली परिभाषा है भूमिका। रोल किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। भूमिका, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी शोर्ट में कराया है कि भूमिका का मतलब होता है आपकी भूमिका क्या है। जैसे कि माता पिता की भूमिका रहती है कि अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करना, उसका जो है हर तरह से उसका देखभाल करना, बड़ा होने पर उसको थोड़ा सा उसको जो है पढ़ाई के लिए भेजना, उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करना, खाने ले से पानी से लेकर उसकी सारी आवश्यकताएं जो है कपड़े पहनने से लेकर सारी आवश्यकताएं पूरी करना। ठीक है, तो ये होता है जो है एक माता पिता की होती है रोल होती है, उसकी भूमिका रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक टीचर की भूमिका रहती है पढ़ाना बच्चों को, डॉक्टर का काम रहता है जो है अपने मरीजों का इलाज करना, तो सभी का अपना अपना रोल रहता है, अपनी अपनी एक भूमिका होती है, इसी को हम भूमिका कहते हैं। बहुत ही सुंदर से शब्दों में आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भूमिका का अर्थ कार्य करने से जो है माना जाता है। ठीक है, अर्थात वे सभी कार्य जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है, उसी को हम भूमिका कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है ऐसे ये कार्य है जिससे व्यक्ति को पूरा करने की आशा की जाती है। ठीक है, इसी को हम भूमिका कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विभिन्न सामाजिक पद प्राप्त है। ठीक है, कोई अधिकारी है, कोई कौन से पद पे बैठा, कोई सिपाही है, कोई क्या है, तो सभी लोग अपने अपना जो है कार्य करते हैं, जो भी जिसको कार्य मिला हुआ है जैसा उसका पद है। ठीक है, तो जिसके अनुरूप वह जो है कार्य करता है वह अपनी जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा अपने अपने मत जो है शब्दों में कहा है, इनकी हम परिभाषाओं को भी समझेंगे। जैसे कि ओल्सन जी लिखते हैं, कहते हैं जो है सामाजिक भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और जो है क्रियाओं की वह परस्पर संबंधी व्यवस्था है जिससे सामाजिक जो है संगठन का सबसे आंतरिक अंग जो है कहा जा सकता है। अगली परिभाषा किंग्सली डेविड जी लिखते हैं अपनी स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्तविक तरीके को कार्य या भूमिका कहते हैं। अपनी जो कह सकते आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने का जो वास्तविक तरीका होता है, ठीक है, उसी को हम कार्य या भूमिका कहते हैं। अगली परिभाषा किम्बाल यंग जी लिखते कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है फिर जो करवाता है उसे हम उसका कार्य कहते हैं, वही उसकी भूमिका रहती है। अगली परिभाषा जो कि कीचड़ जी लिखते कहते हैं कि जब एक दूसरे से संबंध व्यवहार के बहुत से प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं
तब व्यवहार में इसी संयोग को हम भूमिका कहते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया है कि एक व्यक्ति से, ठीक है, हम उसके परिवार के मित्र मंडली, अधिकारियों, अनुयायियों से जिन व्यवहारों की आशा करते हैं उन व्यवहारों की संपूर्णता को ही व्यक्ति की भूमिका कहा जाता है। ये भूमिका परस्पर भी होते हैं, जैसे कि जो पति पत्नी होती हैं, ठीक है, जो पिता पुत्र होता है आदि एक विशेष प्रकार की परिस्थिति के सूचक होते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या भूमिका की, जैसे कि विशेष जो है संस्कृति, तो भूमिका के एक विशेष जो है संस्कृति का होना है। ठीक है, एक विशेष संस्कृति का होना है। हम जो है दूसरे व्यक्तियों से जिन कार्य या भूमिका की आशा करते हैं वह हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसका निर्धारण तो एक विशेष संस्कृति के नियमों के द्वारा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भूमिका की स्वीकृति समाज के द्वारा ही की जाती है। मतलब जो आपको समाज में जो पद मिला है, तो जाहिर सी बात है अपने, ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर आप हैं तो आप मरीजों का इलाज ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना पड़ेगा जो है मरीजों का इलाज। फिर इसकी अगली परिभाषा है जो कि इसकी विशेषता है कि व्यवहारों में भिन्नता। तो व्यवहारों में भिन्नता भी भूमिका की एक विशेषता है। ठीक है, एक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में एक सी ना होकर के भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि परिवार, क्लब, धार्मिक संघ और जो है आर्थिक संगठन में व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न भूमिका अदा करता है। ठीक है, परिवार में जो होता है जैसे कि माता पिता बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ एक दूसरा व्यवहार करते हैं। क्लब जाएंगे तो मस्ती करेंगे, जब जो है किसी पूजा पाठ में जाएंगे तो जो है भगवान की आराधना करेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न उसकी भिन्नता होते हैं, उसके व्यवहार होते हैं। ठीक है, भूमिका जो है अदा करते हैं। प्रत्येक जो भूमिका व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की मांग करती है। यही कारण है कि समाज में व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। अगली फीस की जो विशेषता है, ठीक है, वो है व्यवहार की संपूर्णता। तो व्यवहारों की संपूर्णता भी भूमिका की एक प्रमुख विशेषता है। भूमिका से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों की संपूर्णता से होता है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। अगला भी इसमें जो क्वेश्चन है कि राज्य क्या है, राज्य का अर्थ में इसकी परिभाषा। राज्य क्या, मैंने इससे पहले भी इसका जो कराया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिएगा। राज्य वह है जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन जो संगठित होते हैं। वह जो है व्यक्तियों और जो पदार्थों पर पूरा नियंत्रण रखता है। राज्य के निर्माण के मुख्य जो है रूप में 4 तत्व होते हैं। एक होता है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार जो है संप्रभुत्व। मतलब ऐसे कह सकते हो राज्य जो होता है, राज्य जो है व्यक्तियों या समूहों का एक ऐसा संगठन है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, निवास करता है। ठीक है, जो सरकार के अधीन रहता है। सरकार के अधीन ये रहता है, सरकार से अपेक्षा करता है कि सरकार हमारी सुरक्षा करता है। जैसे कि राज्य होता है जो मान लो, तो इसमें जो मुख्यमंत्री रहता है तो वो कह सकते हो वो सरकार होती है हमारी, क्योंकि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसी को हम राज्य कहते हैं। अरस्तु महोदय जी लिखते कहते हैं राज्य जो है परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है, ठीक है, जिसका उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अगली परिभाषा भी गार्डनर महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य जो है संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो। ठीक है, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक जो है ऐसा संगठन शासन हो जिसका आदेश का पालन नागरिक का विशाल समुदाय संभवता करता हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, राज्य क्या है। राज्य जो है कह सकते हो एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, वहां पर रहता है, जो बाहरी नियंत्रणों से एकदम स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन जो कह सकते हो जो वहां पर जो शासन है उसके आदेशों का पालन करता है, क्योंकि जो वहां का शासन होगा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसी को हम राज्य कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से बलंट सली जी लिखते हैं, कहते हैं कि किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को हम राज्य कहा जा सकता है। फिर अगली परिभाषा वुड्रो विल्सन महोदय जी लिखते हैं, कहते हैं राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का समूह है, इसी को हम राज्य कहते हैं। फिर अगली परिभाषा लास्की जी लिखते हैं राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार प्रजा में जो है विभाजित है, जो अपने निश्चित जो है भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदाय पर सर्वोच्च सत्ता रखता है।
उसी को हम राज्य कहते हैं। अगली भी परिभाषा गिल जो कि कराइट्स जी लिखते हैं, कहते हैं कि राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन जो संगठित होते हैं या सरकार के आंतरिक मामलों में अपनी जनता की संप्रभुता को जो है प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, फ्रीडम रहती है। इसी को हम राज्य कहते हैं। तो राज्य की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी। राज्य एक या अधिक व्यक्तियों का एक समुदाय है जो निश्चित भूभाग पर रहती है। ठीक है, इसी को हम राज्य कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। तो ये थे आपके इतने क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। पूरे में पाठ्यक्रम से संपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस वीडियो को चाहे आप डाउनलोड कर लो अभी कैसे भी, लेकिन इन सभी प्रश्नों का एक सेशन को आपको अटेंड करके जाना है। क्लास 1 घंटे से प्लस आपकी हो जाएगी तो अलग बात, लेकिन यदि 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा पेपर यही आ जाए तो कोई ज़्यादा जो है लंबी क्लास नहीं है। इसलिए सभी प्रश्नों को मैं जरूर कहूँगा, जरूर देख के जाइएगा। इसी प्रकार मैंने सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट कराई हैं और हमारा महासंग्राम के भी वीडियो जो है मैंने करा रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तो जरूर जाकर वॉच कीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।